मजबूत शुरुआत के बाद हफ्ते के आखिरी दिन फिसलते हुए बाजार बचा है आखिरी 1.5 घंटा है और लंबा 4 दिनों का वीकेंड आपके सामने। कुछ करना है या कुछ भी नहीं करना है और जो किया हुआ है उसे समेटना है, ये बड़ा सवाल है। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। लंबे वीकेंड के लिए बस 1.5 घंटे बाकी हैं, बट सुस्ती वाले बाजार को आप कैसे नेविगेट करें ये बताएंगे अनिल जी आने वाले 1.5 घंटे में। वीकली एक्सपायरी भी है, इस पर भी आपको रखनी है नजर। बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है यही दीप की मजबूत शुरुआत बड़े दिनों बाद दिखी आज हरे निशान में, और मजबूती हुई भी और जमकर हुई, और अच्छा खुलने के बाद हम कुछ और भागे भी, लेकिन भागने के बाद वही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 17,675 का, जिसकी हम बात कर रहे थे। एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास जाकर हम रुके भी, तो 17,675 को पार नहीं कर पाए, जहां से शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका था। और बैंक निफ्टी में भी 37,975 से 38,075 की रेंज जो थी, एग्जैक्ट 37,988 का हाई बना। तो जिस लेवल पे पहला शॉर्ट बनता था वहीं से बाजार घूमे, तो बाजार ने एकदम परफेक्ट लेवल से आपको एक्शन दिखाया है। ऊपर से नीचे आए, दबाव है, हल्का प्रॉफिट बुकिंग है, डाउन बट नॉट आउट। 40 पॉइंट नीचे निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर 250 अंकों का नुकसान है, और सेंसेक्स भी लगभग इतना ही कमजोर। कहाँ से आ रही है कमजोरी? ऑटो, प्राइवेट बैंक्स, NBFC ये आज बिकवाली के मूड में है। तो सरकारी बैंकों में खरीदारी है, SBI मजबूत है, फार्मा मेटल हल्की रिकवरी दिखाने के मूड में, और FMCG शेयरों में भी चुनिंदा खरीदारी आपको दिखेगी। अगर आपको लगता है मूड माहौल ठीक नहीं है तो फिर आप थोड़े डाउ के दर्शन कर लीजिए। 250 अंकों की दमदार उछाल आपको वहां पर नजर आएगी, तो डाउ मजबूत है, वहां चिंता की बात नहीं। यूरोप में मिला जुला कारोबार होता दिख रहा है, नेस्डेक सेंचुरी लगाता हुआ नजर आ रहा है 100 पॉइंट ऊपर। तो बाकी दुनिया भर के बाजारों का हाल थोड़ा बेहतर है, लेकिन हमें क्या पता कब तक बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के बाद हम तो कल सीधा सोमवार को खुलेंगे तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं। हाँ, 400-500 पॉइंट होता तो ज़्यादा जोश आता, तो हो डाउ 400-500 तो एक दिन का काम तो कम से कम हमने कर लिया। अब देखते क्या कुछ होता है। तो ये है इस वक्त का बाजार का हाल। बिल्कुल, तो इस समय बाजार का हाल आपके सामने अनिल जी ने रखा हुआ है। वैसे हम क्यों कमजोर है सर? बाकी सब तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है लंबे वीकेंड की वजह से। हाँ। और कोई इशू नहीं है। तो एक तो ये कि दीप पोजीशंस जिस तरह की बनी है, 17,700 बड़ी रुकावट का लेवल था ही। हम सुबह भी बात कर रहे थे कि 17,700 पार करने पर ही एक्शन बड़ा बनता हुआ दिखेगा, और नीचे में 17,500 आपका सपोर्ट था, तो 17,500 के थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। लेकिन दीप मैं फिर कहना चाहूँगा, और फिर आप ये कहेंगे कि ये तो हर रोज़ आप 2 बजे आकर यही बात करते हैं, यहाँ से कमजोरी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही यहाँ से। हाँ, दिन के लिए जो करेक्शन होना था ब्रॉडली हो चुका है। सो मैं यहाँ से 17,400-450 की रेंज में खरीदारी करने के मूड में हूँ। आज भी लो 17,457 का है, तो हम ये बाय जोन में जा रहे हैं दिन के लिए। अच्छा, दिन के लिए जो बाय जोन है, अब आपको सोमवार तक के लिए खरीदना नहीं खरीदना ये आपको डिसाइड करना है। आज के लिए बाय जोन आ गया, ओके। अब सोमवार की रिस्क नहीं रखनी तो कुछ मत करो, देखो एंजॉय करो। और अगर आपको शॉर्ट हेयर काटनी है तो आप काटो, और आपको सोमवार तक के लिए शॉर्ट करनी रखो, तो ये आपका डिसीजन है। ये तो तीनों चीजें हो गई। हाँ, लेकिन ये बाय जोन आ रहा है। अब बाय जोन आ रहा है, राइट। ये बेचने की जगह नहीं है। 17,400-450 बेचने की जगह नहीं है, ये बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। और क्यों नहीं है? 17,500 के पुट पर कल 40 लाख शेयर थे। मंथली भी मैंने सुबह कहा आपको कि 33 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां 17,500 पर है। सो मंथली और वीकली अगर दोनों में 17,500 इंपॉर्टेंट लेवल, तो संभावना पूरी दीप है कि हम 17,500 के नीचे शायद बंद ना हो। ओके, ठीक है। और अगर 17,500 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेते तो क्या समस्या है? ठीक है ना, फिर लंबे वीकेंड के पहले। सो मेरे ख्याल से 17,400-450 परफेक्ट बाय जोन है, जहां अगर आपको आज ही के लिए कुछ करना है, सोमवार के लिए करना नहीं करना वो आपको डिसाइड करना। मैं नहीं बोल रहा कि सोमवार के लिए करके जाओ या मत करके जाओ, वो आपकी मर्जी। मैं 4 दिन के लिए मैं क्यों बोलूँ मैं आगे सोमवार को बोल दूंगा। तो आपके लिए सिंपल है, अगर आज के लिए कुछ करना है तो 400-450 की रेंज खरीदारी की, बेचने की नहीं। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी पे 37,525 देख लीजिए दीप, एग्जैक्टली वही लेवल जहां से घुमा है। आज का आपका सपोर्ट लेवल देख लो, 37,400, 37,525। आज का ऊपर का लेवल 37,925, 38,075, एग्जैक्टली 37,975 से घुमा, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल है। बैंक निफ्टी भी 37,525, 37,400 की रेंज में खरीदारी की रेंज में आ रहा है। निफ्टी भी खरीदारी की रेंज में आ रहा है। वापस कूद कर ऊपर आएगा, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हल्का करेंगे, तब की तब देखेंगे। ये फिलहाल का लेवल है। ठीक है, तो ये आपके लिए था, तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ से ज़्यादा रिस्क नहीं है नीचे की, अनलेस कि डाउ जो 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है फ्यूचर्स पे, 100-125 कितना ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, अगर यही गिरा जाए तब तक 150 ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डाउ को देखते हुए यहाँ से अगर डाउ बहुत खराब हो जाए तो वो तो फिर आप घूम जाए, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ से ध्यान ठीक है, खराब अब बेचना नहीं है, मतलब अब खरीदने नीचे में नहीं बेचना है। क्लियर है सर। ठीक है, तो अब खरीदने के लेवल्स में आ रहा है, क्योंकि जब ऊपर का जो रेंज 675-775 बेचने की रेंज है वहाँ पहुँचा,
37,925 38,075 बेचने की रेंज वहाँ पहुँचा, वहाँ बेचना था। अब आप खरीदारी की रेंज में आ रहे हैं या खरीदना है? अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर अनिल जी की राय। बेचिए मत, अब खरीदारी के लेवल से आ रहे हैं। आइए बताएं आपको फिर आज के खबरों वाले शेयर्स भी और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स, और काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं क्योंकि नतीजों का सीजन भी शुरू हो गया, तो पहले ट्रिगर से ही शुरुआत कर लेते हैं। कुशल, वैसे तो लॉन्ग वीकेंड है बट नतीजे काफ़ी सारे आने वाले हैं, और भी कौन से ट्रिगर्स हैं बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, तो नतीजों के साथ साथ और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहां पर फोकस रखना है, जिसमें आज के लिए सबसे पहले तो इन्फोसिस पोस्ट मार्केट नंबर्स आएंगे, साथ ही BLS इंटरनेशनल यहां पर बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। ग्लोबल स्तर पर UK के CPI आंकड़े आएंगे और साथ ही यूरोप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आते हुए नजर आएंगे। कल 14 अप्रैल कैश में आलोक इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही भारतीय बाजार जो है बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर बंद रहेंगे और भारत के WPI मार्च आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। US के रिटेल बिक्री आंकड़े ग्लोबल स्तर पर एक इवेंट है। फ्राइडे 15 अप्रैल आप ओरिएंटल होटल्स पर नजर रखिए, कैश सेगमेंट से यहाँ पर इसके नंबर आएंगे और गुड फ्राइडे के मौके पर 15 देशों में जो है 15 देशों के जो बाजार हैं वो बंद रहेंगे। और इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए भारत समेत US, UK, हांगकांग, सिंगापुर, इन सभी देशों के जो मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगे। शनिवार 16 अप्रैल निफ्टी से HDFC बैंक अपने नंबर्स घोषित करेगा, साथ ही ICICI प्रूडेंशियल F&O स्पेस से अपने नंबर्स आएंगे और HDFC बैंक के नंबर्स के साथ साथ 50,000 करोड़ रुपए ये बॉन्ड्स के जरिए जुटाने वाले हैं, तो वहां पर क्या फैसला निकल कर आता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और अंत में सोमवार 18 अप्रैल माइंड ट्री अपने नंबर्स घोषित करेगा, पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आएंगे। साथ ही करेंसी बाजार जो है सुबह 9 बजे खुलते हुए दिखेंगे 18 अप्रैल को, और जुबिलेंट फूड 18 अप्रैल के क्लोजिंग प्राइस से F&O में प्राइस एडजस्टमेंट्स भी होते हुए दिखेंगे। अच्छा, तो एक चीज तो क्लियर है कि अब हम फालतू में 4 दिन कर रहे हैं, तो एक ही दिन का तो ट्रिगर रहेंगे। शुक्रवार को तो सब बंद है, सब बंद है। अमेरिका भी बंद है ना शुक्रवार को, तो यूरोप अमेरिका सारे बड़े बाजार बंद है। करेक्ट। हाँ, तो ऐसा आज की और कल की आज का और closing। कल का फिर तो कोई ज्यादा चिंता की उतना बात नहीं है। फ्राइडे को तो सब बंद है। हाँ, फ्राइडे को मतलब 3 दिन का वीकेंड तो पूरी दुनिया के लिए, हमारे अकेले के लिए नहीं। यस सर। और एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, और इतना और जरूरत से ज्यादा चिंता भी नहीं करनी कि हम 4 दिन बाद क्या होगा। सबके लिए 3 दिन तो ही है, हमारे एक एक्स्ट्रा सही बस वैसा है। ठीक है, बट खबरें भी काफी हैं। वरुण बताएं इनके बारे में। ओके, खबरों में सबसे पहले ब्लू स्टार, यहाँ पे डीप फ्रीजर का उत्पादन जो है वो कंपनी दोगुना करने वाली है, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे एक कंपनी थोड़ी देर पहले जुड़ी थी, तो इन्होंने कहा कि जैन से अब तक करीब 15% के आसपास की प्राइस हाइक जो है ये कंपनी ले चुकी है। अल्केम लैब चिली में हेल्थ रेगुलेटर से प्लांट की जांच जो है वो की है और जांच के बाद कोई भी आपत्ति नहीं मिले इस कंपनी को। जाइडस लाइफ साइंसेस, यहाँ पे US FDA से PAS यानी कि प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट जो है इस कंपनी को मिला है। सेकेंड की केफिन साइट ओरल सोल्यूशन सप्लाई करने के लिए जो है इस कंपनी को मिला है। गुजरात के प्लांट में दवा का उत्पादन ये कंपनी करेगी। प्रेस्टीज एस्टेट FY22 का इन्होंने नंबर्स दिए हैं, जहाँ पे कुल बिक्री जो है उसमें 90% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, कलेक्शन में 47% की बढ़ोतरी हुई है। जिंदल स्टेनलेस ने Q4 का अपडेट दिया है, बिक्री 9% क्वार्टर बढ़ी है। साथ ही साथ साल दर साल अगर आप देखें तो 6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट्स में 16% की बढ़ोतरी है। वहीं मैन इंफ्रा 938 के उसके नए ऑर्डर जो है इस कंपनी को भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड से मिला, अपडेट इस कंपनी ने दिया है। स्पाइस जेट, इस कंपनी के लिए इंटरेस्टिंग खबर आई कि DGCA ने 90 पायलटों को जो कि स्पाइस जेट के हैं उनको बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका है। कहा है कि पायलट्स को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ICICI बैंक गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ इस कंपनी ने एक करार किया है। वही ब्लॉक डील्स काफ़ी सारी हुई है। बेक्टर्स फूड 16% इक्विटी यानी कि 96 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए। रेडिंगटन में 14.4 लाख शेयर्स, टाटा पावर में 17.6 लाख शेयर्स, NTPC 43.5, जेम फाइनेंशियल 12 लाख शेयर्स, प्रेस्टीज एस्टेट 12.5, ITC में 7.5 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ITC में लगातार रोज हम बड़े सौदे होते दिख रहे हैं, आज भी एक्शन में और पॉजिटिव एटलीस्ट होल्ड आउट कर रहा है, गिर नहीं रहा है बाकी शेयर्स की तरफ। खत्म हो जाएंगे शेयर जो बेच रहे हैं उनके सबके। अच्छा, एक चीज बताओ, ये क्या कौन सी ट्रेनिंग हो रही पायलट्स की? ट्रेनिंग नहीं हो रही है, DGCA ने कहा है कि पायलट्स को और ट्रेनिंग दो और फिर ये 737 बोइंग जो है उसको उड़ा सकते हैं, उसके सिवा उड़ा नहीं सकते, रोक लगा दी 90 पायलट्स की। अच्छा, स्पाइस जेट की, खाली स्पाइस जेट की? वही बोइंग 737 यूज। अच्छा, वही यूज कर रहे हैं। हाँ। रीजन तो बताओ। रीजन DGCA ने नहीं बताया सर। अच्छा, तो ये वही वाला है ना जिसके ट्रेनिंग इशू रोक लगी थी, जिस पर बैन लगा था, क्योंकि मारुति 800 चला रहा है, उसको बोले मर्सिडीज पे चलाने के पहले ट्रेनिंग लो, वैसा सीखो फिर करो। और हाँ, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो मतलब आपकी शुरू में वो गियर वाली गाड़ी चलाने की आदत होती है, फिर अचानक ऑटोमेटिक दे दे, वो बहुत मुश्किल होता है, एडजस्ट नहीं होता। तो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो वैसे वाला मामला, वैसे ही मामला होगा, बहुत टाइम बाद इनको वैसे भी 737 मिला।
तो मतलब 737 अभी तक इन्होंने अपने इसमें ले लिया या नहीं ले लिया फ्लीट में? अप्रूवल मिल गया था थोड़े टाइम पहले, अभी उड़ाना शुरू नहीं हुआ? हाँ, फ्लीट में भी शुरू हो गया है 11 ऑलरेडी है, 11 चल रहे हैं। हाँ। तो फिर चल तो बराबर रही है, फिर क्या दिक्कत है? कहीं कुछ किया होगा इसके तो रोका है। अच्छा, ओके। तो चलिए, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें जो आज बाजार खुलने के बाद आई हैं आपके लिए। बिगुल्स, किरण का कमाल सबसे पहले। किरण जी, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, बेचने की सलाह है एमसीएक्स 1394-95 के आसपास है, यहाँ पे बेचने की सलाह है। 1410 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा पहला टारगेट 1350 का रहेगा। इसका कारण यह है कि पिछले 18 ट्रेडिंग डेज से ये कंटिन्यूअस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। बीच में इसने वो रेंज का हायर ब्रेकआउट दिया था, वो फेल हो गया। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा है, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग ट्रैप्स हो चुके हैं इधर, और इधर से गिरावट काफी गहरा सकती है। प्रिलिमिनरी स्टॉप लॉस मेरा 1410 रहेगा, पर जैसे ही ये स्टॉक और नीचे आएगा 70 के आसपास, 1370 के आसपास, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चालू करूंगा। मेरा पहला टारगेट 1350 का रहेगा, जहां पे रिव्यू लूंगा, पर इवेंचुअली मुझे लगता है 1325, 1330 के टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय एमसीएक्स पे बिकवाली की आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक में कोई तो खबर आई थी दीप, मुझे याद है, जब 1850 के आसपास चलता था और वहां से जो ये गिरना शुरू हुआ, बात तो किरण जी कितना 18 सेशन से खराब ही है ये एमसीएक्स। सेशन से एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है अनिल जी, और रेंज था 1400 और ऊपर में 1445, 55 सॉरी, तो 1455 के ऊपर का ब्रेकआउट भी दिया था, वो फेल हो चुका है। यानी उधर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए वो ट्रैप हो चुके हैं, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल था 1410 का, वो उसने तोड़ दिया है। तो 1410 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अभी। ओके, 1410 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपके लिए बिकवाली करने की राय, 1350 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए एमसीएक्स बेचने की राय किरण जी की तरफ से। वाह गजब, एमसीएक्स में भी एक्शन खराब है। आइए अब बिल्कुल हिमांशु जी के लिए। ओह, हिमांशु जी भी तैयार है। हिटमैन हिमांशु, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम है, जबरदस्त एक्शन भरा पड़ा है, बहुत स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, और ऐसा ही स्टॉक अनिल जी मेरे रडार पर आया है प्राज इंडस्ट्रीज का। अनिल जी, आज के सेशन में स्टॉक ने क्लियर कट एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस 420-422 के जोन का निकाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, और यहाँ पर जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 460 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जाने के लिए तैयार है। तो प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलेंगे। पिछले 5 मिनट में स्टॉक थोड़ा ऊपर आया है, तो 430 रुपए के करंट लेवल्स हैं, लगभग 425, 426 तक कोई भी टिप मिले खरीदारी करके चलें। 418 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 460 रुपए का टारगेट अनिल जी मुझे लगता है यहाँ पर मंडे के सेशन तक आता हुआ नजर आ सकता है। और एक अनिल जी छोटा सा अपडेट था IIFL को लेकर। IIFL फाइनेंस लास्ट थर्सडे को मैंने एक स्पेशल पिक के तौर पर लगभग अनिल जी ये 317-320 रुपए के दायरे पर दिया था। स्टॉक वहां से नॉन स्टॉप तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और आज के सेशन में भी स्टॉक लगभग 8% ऊपर है, 367 रुपए के नए 52 वीक हाई के आसपास है। जिन्होंने उसमें पोजीशन बनाई है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, बने रहें। मुझे लगता है स्टॉक 400 रुपए तक के जाने के लिए तैयार है। फाइनेंस जबरदस्त एक्शन में आया, कल 350 पार किया, आज 350 तक पहुंचा, आज 350 भी पार किया। 8% का दमदार उछाल IIFL फाइनेंस में दिख रहा है। वन ऑफ द चीपेस्ट NBFC स्टॉक ये है, और जबरदस्त परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए एक और स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज, जहां पर 418 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। प्राज इंडस्ट्रीज के टारगेट एक बार देख लेते हैं। हाँ, 460, क्या बात है, बड़े टारगेट है 460, वाओ गजब। तो बढ़िया टारगेट्स हैं जिनके लिए करनी है खरीदारी। आइए सीमेंट स्टॉक्स पे एक्शन भरपूर है। शरद जी, एक स्टॉक जो सुर्खियों में है अंबुजा सीमेंट। हालांकि कंपनी की तरफ से शायद ऐसा समझा जा रहा है कि खंडन भी आ रहा है कि किसी तरह की कोई डील की बात नहीं चल रही, लेकिन स्टॉक ठंडा होने का नाम ले नहीं रहा है, मजबूती के साथ खड़ा है कमजोर बाजार में। अंबुजा सीमेंट या फिर कोई और सीमेंट स्टॉक जो आप खरीदना चाहेंगे? सीमेंट स्पेस में हमें लगता है पूरी स्पेस में ही काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जो करेक्शन इन स्टॉक्स में आई थी ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स, अब ग्रेजुअली ये एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है कि प्राइसेस वगैरह ये बढ़ा देंगे।
और जैसा कि है कि पेटकोक के प्राइसेस भी अब यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, ग्रेजुअली वहाँ से करेक्ट होने चाहिए, तो उसका भी इनको फ़ायदा होगा। तेल पे भी मेरा सेम व्यू है कि बस धीरे धीरे प्राइसेस नीचे आने चाहिए, उसका इनको फ़ायदा होगा। और तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो ये कि इनकी जो यूटिलाइजेशन वगैरह है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में रियल एस्टेट के नंबर्स हम सब देख ही रहे हैं जिस तरीके के आ रहे हैं, प्लस इंफ्रा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आने वाली है और ये स्पेस में कोई कॉस्ट पास ऑन करने में दिक्कत होती नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और री रेटिंग होने की पूरी गुंजाइश है इस स्पेस में। ओके, तो और रीरोटिंग होने की गुंजाइश है। 2 दिनों में या 3 दिनों में लगभग 10-12% की तेजी आपको अंबुजा सीमेंट दिखा चुका है। इस बीच पावर स्टॉक और कोल इंडिया पर रखिए नजर, क्योंकि कोल शॉर्टेज की चिंता इस समय बनती हुई दिख रही है। ऊर्जा मंत्री ने राज्यों के साथ अपील करी है कि 10% कोल का वो इंपोर्ट करें ब्लेंडिंग के लिए। इस पर आपके लिए कुछ बड़े अपडेट इस समय आते हुए दिख रहे हैं। ब्लेंडिंग के लिए 10% तक कोल इंपोर्ट करने की अपील ऊर्जा मंत्री की तरफ से आती हुई दिख रही है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो इंपोर्टेड कोल पर चलते हैं, उनकी भी ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है। समर आ चुकी है, डिमांड काफ़ी हाई है इस समय, सप्लाई की शॉर्टफॉल की चिंता को कम करने के लिए ये अपील उन्होंने की है। नज़र रखिए, इंपोर्टेड कोल की अगर आप बात करें तो टाटा पावर और अदानी पावर, ये दोनों ऑफ कोर्स फ्रंट एंड सेंटर आते हैं जहाँ तक इस खबर का इम्पैक्ट है। बट इनफैक्ट पूरे पावर सेक्टर पर ही इसका इम्पैक्ट आना चाहिए और साथ ही कोल इंडिया, इस पर भी आपको रखनी चाहिए नज़र। तो ये है आपके लिए इस समय का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डेज लो पर अदानी पावर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, टाटा पावर भी इस समय सुस्त ही बना हुआ है। चलिए, पावर स्टॉक्स पर तो हमारी नजर है और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। चलते हैं सचिन जी के पास BTSTT के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर एक बिगुल में 2 स्टॉक्स देना चाहूँगा। एक होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एंड एक होगा कैश मार्केट से। जिस तरीके से वोल्टास का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड बना है। कल के सत्र में काफ़ी अच्छे शॉर्ट स्ट्रैप हुए हैं एंड 1300 का लेवल अच्छी तरह रिकॉन्कर किया है इस पर्टिकुलर काउंटर ने। फिलहाल अगर हम इसका 60 मिनट्स का डेटा देखें तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1296 के आसपास। वोल्टास में खरीदारी करनी है। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा 1335 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1370 का। खरीदारी करनी है वोल्टास के फ्यूचर्स में। जो सेकंड कॉल है वो है शेषशायी पेपर स्टॉक्स काफ़ी बजिंग है। वहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 190 का एक हर्डल था, वो हर्डल काफ़ी कॉन्फिडेंटली इसने पार किया है एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न के टारगेट लगभग अराउंड 245 तक नज़र आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 215 का, मेजर टारगेट होगा अराउंड 245 का। खरीदारी करनी है शेषशायी पेपर में, स्टॉप लॉस लगाना है 190 पर। ओके, तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें शेषशायी पेपर 215 और 245 के बड़े टारगेट्स के लिए। और साथ ही वोल्टास, इस पर भी आपको रखनी है नज़र। समर काउंटर्स पर आपको फोकस करना ही चाहिए। अभी ब्लू स्टार के बारे में वरुण बता रहे थे, वोल्टास ये है सच जी के रेडार पर। रैमको सीमेंट में खरीदारी आ रही है। अंबुजा की तो अभी बात चली रही थी, रैमको में एक मूव आती हुई दिख रही है। वागले साहब जरा रैमको का चार्ट देखें 820 के लेवल पर। सर दीपांशु, 820 का ही वो लेवल है, उसके ऊपर अगर निकलेगा और सस्टेन करेगा तो फिर एक 20-25 रुपए की मूव आज के दिन में ही आ सकती है। 840, 845 में भी, इवन 850 में भी आज नहीं तो मंडे को ये मूव आनी चाहिए। मोमेंटम है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बाय करें या मे बी 820 के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा 810 के स्टॉप लॉस से। ओके, ये आपके लिए राय इस वक्त रैमको सीमेंट में। सीमेंट शेयरों में धीमे धीमे खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी, ये आपके लगातार बार बार फटाफट जो कॉल्स आते हैं एक के बाद एक, 2-2, 3-3 मिनट में, आप पहले से वो इकट्ठे करके लाते हो शो के पहले कि 8-10-15 इकट्ठे कर ले, इनमें से कट कर देखता जाऊंगा, या एक दिया दूसरा ढूंढना शुरू किया, फिर दूसरा दिया फिर तीसरा ढूंढना? क्या प्रोसेस, क्या है प्रोसेस? अनिल जी, दोनों ही प्रोसेस हैं। स्टॉक्स शॉर्ट लिस्टेड भी रहते हैं जो कि अच्छे लगते हैं बाइंग सेलिंग साइड। हाँ, फिर ड्यूरिंग द शो अनिल जी स्कैनिंग
चालू रहती है लगातार। और ये स्कैनिंग के साथ साथ अनिल जी एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक अभी तक बचा हुआ है जो बाकियों के रडार पर नहीं आया। अच्छा। तो फिर ये सब देखते हुए अनिल जी फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट का उपयोग भी करना जरूरी है। तो आप क्या खा रहे हो तो ठीक है, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और सचिन जी की थाली में क्या है वो पूरी आपकी नजर है एकदम, ऐसा? तो चलिए बताए, अब कौन सी पिक आई है आपकी, हिमांशु जी बताइए। अनिल जी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है अपोलो हॉस्पिटल्स में, और ना केवल चार्ट सेटअप बल्कि डेटा में भी यहाँ पर क्लियर कट एक बाइंग सजेस्ट होती हुई नजर आई है। अनिल जी अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 4750 4755 के आसपास के लेवल्स हैं। 4720 4720 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट अनिल जी रहेगा यहाँ पर 4820 रुपए का, और दूसरा टारगेट 4860 का। अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करके चलेंगे अनिल जी। एक क्लियर कट डेरिवेटिव डेटा में 4700 4800 और इवन 5000 की स्ट्राइक्स में क्लियर कट बहुत बड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी मूव दिखाने के लिए तैयार है। लोअर लेवल्स पर एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा, और आज यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर का जो क्लोज स्टॉक दे रहा है वो भी काफी पॉजिटिव है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स में अनिल जी मेरी तरफ से एक बीटीएस की खरीदारी की सलाह है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। 4720 का स्टॉप लॉस, 4820 और 4860 ये दो टारगेट हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। ओके, 17,500 के ऊपर दीप टिक रहा है मार्केट, और बैंक निफ्टी भी अच्छी रिकवरी कर रहा है। 37,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ये 17,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। डेटा कम से कम अभी तक तो ये दिखा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूती के साथ भागा है ऊपर की तरफ वो है पीएनबी हाउसिंग। 7% का बड़ा उछाल आज इस स्टॉक में भी दिख रहा है। आज जरा शरद जी से राय ली जाए इस पर। शरद जी, करते हैं ट्रैक इसे आप, पीएनबी हाउसिंग 413? नहीं सर, पीएनबी हाउसिंग के एग्जैक्ट नंबर्स का आइडिया नहीं है सर। तो हम चार्ट पे राय ले लेते हैं, हमारे साथ में चार्ट देखने के लिए सारे मेहमान तो ये। किरण जी जरा चार्ट देखिए पीएनबी हाउसिंग के, आपको कैसे दिख रहे हैं? पीएनबी हाउसिंग में एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है। 380 का बेस है, और लगातार इन लेवल्स पे जब आता है तो उधर से एक अच्छी बाइंग उभरती नजर आ रही है। और ये वही लेवल्स है जहां से पहले इसने पहले लगभग वही लेवल्स है अप्रैल 2021 में, एक साल पहले इधर से ही एक बड़ी रैली आई थी। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा बेस है, इधर से रिस्क बहुत कम है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो लगभग 450 के आसपास है। इसके ऊपर जब जाएगा तभी मैं एग्रेसिव होकर बाय रिकमेंडेशन दूंगा, और पोजिशनली मुझे लगता है फिर 528 550 ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। यह है आपके लिए पीएनबी हाउसिंग जिस पर आपको रखनी है नजर। अच्छा स्पाइक इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है, रेडार पर भी है ये काउंटर भी, और देखते हैं यहाँ से फिर किस तरह की चाल पीएनबी हाउसिंग आपको दिखाएगा। इन्फोसिस ये भी है हमारे रेडार पर, और आने वाले हैं इसके नतीजे। आइए कुशल से जाने इन्फोसिस क्या है बाजार का अनुमान। कुशल, कैसी रह सकती हैं इस बार अर्निंग्स? देखिए, स्टेबल अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं जैसा हम टीसीएस में एक्सपेक्ट कर चल रहे थे, और यहाँ पर डॉलर आय आप देखिए करीबन 3% बढ़कर 438 करोड़ पर रह सकती है, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है और डिमांड कमेंट्री भी आगे चलकर बेहतर रहने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा 1.5% बढ़कर 7600 करोड़ पर आ सकता है, पर कंपनी की मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव 23.5% से घटकर 23% रहने की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हायर देन नॉर्मल वीज़ा कॉस्ट जो है वो कंपनी की आती हुई नज़र आ सकती है, जिस वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। मुनाफे के लिहाज से 5% की बढ़त के साथ 6100 करोड़ रुपए हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का फिगर आता है। और FY23 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 12 से 14% हमारी एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन गाइडेंस जो इन्होंने पहले दी थी इस बारी भी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 22 से 24% के ब्रैकेट में ही रहेगी। तो मार्जिन गाइडेंस 22 से 24% के ब्रैकेट में रहनी चाहिए। शरद जी, टीसीएस के बाद अब इन्फोसिस से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? देखिए, 2% से 2.25% के आसपास की सिक्वेंशियल ग्रोथ है, और यहाँ भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्जिन प्रेशर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। रीजंस मोर और लेस सेम रहेंगे जो टीसीएस के केस में भी थे। बीएफएसआई में स्लो डाउन और आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, अट्रिशन कॉस्ट, ये दो मेजर चीज़ें हैं जो इनको इफेक्ट कर रही हैं। फॉरवर्ड गाइडेंस के लिहाज से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि डबल डिजिट गाइडेंस ही कंपनी देगी, और मार्जिन्स भी 22 से 24% के आसपास शायद वो मेंटेन करें। तो बहुत ज़्यादा कोई यूफोरिक रहने का ये वैल्यूएशन में मुझे रीज़न नहीं दिखाई दे रहा।
तो अब ज़्यादा इन वैल्यूएशंस पर यूफोरिया के बात समझ में नहीं आ रही है। ऊपर से काफ़ी करेक्ट भी हो गए हैं, बट नतीजों का अब शायद उतना सहारा नहीं मिले। देखते हैं कैसे रहेंगे। आज क्लोजिंग के बाद आएंगे नतीजे, तो मंडे को आपको स्टॉक पर रिएक्शन आते हुए दिखेगा। तब तक चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है 302 रुपया 303 रुपया का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है तिरुमलाई केमिकल। तिरुमलाई केमिकल के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है और स्टॉक आज कल का हाई ब्रेक करके अक्टूबर 2021 के हाई लेवल पे आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि तिरुमलाई केमिकल के अंदर यहां से 2-4 दिनों के अंदर एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। 320 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 330 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 292 नीचे में इसका स्टॉप लॉस है। 292 के स्टॉप लॉस से तिरुमलाई केमिकल के अंदर खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। यहां से स्टॉक ऊपर में 320 रुपए से लेके 330 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है, खरीदारी करें तिरुमलाई केमिकल। चार्ट्स पर तो अच्छा दिख ही रहा है, ब्रेकआउट भी है तिरुमलाई केमिकल्स, इस पर खरीदारी भी करनी है। एग्रो केमिकल स्पेस में वैसे भी हमने एक्शन बनते हुए देखा है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है आज की कि एक्सपेक्ट करें FY23 सब्सिडी में आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। NBS जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है उस पर भी आपको इजाफा दिखेगा। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव आ रही है, वोल्टास की बात जब सचिन जी कर रहे थे, किरण जी, हैवेल्स भी रेडार पर आया था, इस पर भी एक मूव आई है। क्या हैवेल्स पर भी ट्रेड दिखता है सर? दीप, 1280 का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। 1280 1285 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है और यही स्विंग टॉप्स भी है और डेरिवेटिव बैरियर भी है। तो मेरा मानना है कि ये टॉप्स निकलने के बाद अगर बाय करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। मुझे लगता है इस ब्रेकआउट के बाद 1350 1400 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे, पर इसके लिए अगर थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो गया तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो थोड़ा सा इधर टाइम स्पेंड करने दीजिए। 1285 के बाद हमें एग्रेसिव होके बाय करना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त हैवेल्स इंडिया पर किरण जी की तरफ से। कितना टाइम क्या हो गया? 2:25 यानी शो शुरू करके हो गया मैं 25 मिनट। 25 क्यों, ज़्यादा हो गया ना। हेडलाइन से गिनेंगे तो कितना हो गया? 30 मिनट हो गया। 30 से 31 मिनट। और अगर वागले साहब की तरह देखें कि शो शुरू होने के 5-10 मिनट पहले वो तो कॉल भेज देते हैं कि सबसे पहले मेरा ले लेना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 40-45 मिनट। तो 40-45 मिनट तक आराम करने के बाद क्लोजिंग शो का पहला बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। आई एम श्योर 45 मिनट के आराम के बाद बहुत ही बढ़िया, ताज़ा, दमदार, फ्रेश, मजबूत कॉल आएगी। जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, आराम का ग्लोरीफाइड वर्जन है। खोज, अनिल जी खोज कर रहे थे और अनिल जी खोज करना आसान चीज नहीं होती है। ऐसी खोज हुई थी तो हमारे साथ की अनिल जी खोज हुई थी तो अब खोज रहे थे हम। और हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा में खरीदारी की राय है। नीट, क्लीन, क्लियर, बढ़िया टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है सन फार्मा का। आप इसका शॉर्ट टर्म चार्ट ना देखें, थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देखते हैं कि लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और आज चार्ट पर फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है। तो इसी वजह से सन फार्मा को चुना है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। जिस भी दाम पर आपको मिलता है 10 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए 965 रुपए का, 965 का फर्स्ट टारगेट है और इवेंचुअल टारगेट 990 990 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए सन फार्मा में हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो सन फार्मा है वो स्टॉक्स जो खरीदने का मूड बन रहा है। पिछले 5-10 मिनटों में देखिए स्टॉक में अच्छी मजबूती आती हुई दिख रही है। 940 के पार निकलता हुआ स्टॉक इस वक्त। स्टॉप लॉस 930 का और साथ ही टारगेट 965 990 के। तैयार है सेठी साहब अपनी 2:30 बजे की बेहतरीन पिक्स के साथ और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी मेरे लिए तैयार। तो आज सब काम समय से चल रहा है, बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट कुणाल जी, राकेश जी ने थोड़ा लेट दिया चार्ट को ना। उसके अलावा सब कुछ समय पर चल रहा है। लेकिन ये बड़े खुश हैं, बोले हम भी, फिर भी हम नीचे से फर्स्ट नहीं है। अभी है कुछ और लोग जो नीचे से फर्स्ट है। हाँ, अभी भी बचे हुए नीचे से फर्स्ट भी है। आप नीचे से थर्ड है, कुणाल जी और राकेश जी। बाकी तो समझ तो गए होंगे आप। आइए बिगुल सेठी साहब के लिए जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, हमें दोहरा काम करना पड़ता है अनिल जी। पहले चार्ट पे हम स्टॉक ढूंढते हैं, हाँ। उसके बाद अनिल जी बंसल जी को मनाते हैं। ओके। तो अनिल जी देखिए, बाकी लोगों को किसी को मनाना नहीं है, हाँ। मुझे अनिल जी बंसल जी को भी मनाना है। तो अनिल जी मुश्किल काम है, उसके बावजूद भी हम लास्ट नहीं है अनिल जी, ये उपलब्धि हमारी। नहीं तो बंसल जी मानते क्यों नहीं? अब इतने सालों से मना रहे हो आप, 4 साल तो मेरे सामने हो गए, पहले कब से मना रहे पता नहीं, तो ऐसे दिक्कत क्या है, क्यों नहीं मानते बंसल जी? नहीं अनिल जी, बंसल हैं कि मानते ही नहीं, मतलब एक फिल्म आई थी अनिल जी। चलिए अब इसके बाद तो हम ठीक है समझ गए, मामला दिल का है, मानना पड़ेगा। तो बंसल है कि मानता नहीं, ऐसी फिल्म भी बनेगी आगे पीछे कभी न कभी। चलिए तब तक आइए स्वागत करते हैं सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, कल तो आपने दोनों फ्यूचर्स के स्टॉक बताए थे, बढ़िया मजबूत भी रहे, अब बताइए आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज 2 स्टॉक खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है आज अनिल जी। कैश वाले दोनों, बताएं सर। पहला शेयर? पहला शेयर अनिल जी जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केवल किरण क्लोथिंग, जो कि अभी 228 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। KKCL इसका टिकर है NSE का। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है और अनिल जी टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है। चाहे कारण कुछ भी हो, मतलब 2-3 कारण तो जो सबको मालूम है। एक तो चाइना में लॉकडाउन की वजह से जो चाइना +1 की स्ट्रेटजी वापिस से जो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, उसका एक फायदा है। दूसरा, सरकार ने जो PLI स्कीम दी हुई है उस टेक्सटाइल कंपनी भी है। और एक और मेरी नजर में जो ट्रिगर आ रहा है वो श्रीलंका में जो कुछ चल रहा है उसको लेके लगता है कि जैसे श्रीलंका ने अभी डेट पे डिफॉल्ट किया, फिर वहाँ क्राइसिस चल रही है जिसके कारण आज वहाँ पे पावर कट्स है या डीजल की सप्लाईज नहीं है। और श्रीलंका चूंकि एक इंटरनेशनली एक्सपोर्ट मार्केट में गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, उनका मैं डेटा देख रहा था तो टोटल जो एक्सपोर्ट्स होते हैं श्रीलंका के, उसमें 50% एक्सपोर्ट्स इससे आते हैं, गारमेंट्स और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से। तो मुझे लगता है उसका भी एक बड़ा फायदा जो भारतीय कंपनियां जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के कारोबार में है उनमें देखने को मिलेगा। बाकी आज मैंने केवल किरण क्लोथिंग को पिक किया है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि 1991 से कार्यरत है, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग करती है रेडीमेड गारमेंट्स का। इनका एक पॉपुलर जीन्स का डेनिम का ब्रांड है किलर, जिससे इनके 60% रेवेन्यूज आते हैं। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है एमंग मासेस। फिर इसके अलावा इजीज नाम से इनका चिनोज का ब्रांड है जो कि काफी पॉपुलर है। फिर इंटेग्रिटी, लोमन, PG3 ये सब ब्रांड था। और हाल ही में इन्होंने देसी बेले नाम से एक ब्रांड को एक्वायर किया है। अराउंड 350 रिटेल स्टोर्स है। फिर फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। नॉर्मल ईयर में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, डेट इक्विटी रेशियो से 0.11 का। FIS अराउंड 7.3% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कोटक है अराउंड 4.32%, आदित्य बिरला फैशन रिटेल भी है। और दिसंबर क्वार्टर भी बेहद ही दमदार था, 21 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल से 10 करोड़ का पैट था। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल कंपनी जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 245 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है छोटा 215 रुपए का। 215 के स्टॉप लॉस के साथ केवल किरण में करें खरीदारी। ये है पूरी की पूरी लंबी चौड़ी फंडामेंटल राय, लेकिन इस पर टेक्निकल राय केवल किरण जी ही देंगे। किरण जी बताइए केवल किरण के चार्ट्स। बहुत ही अच्छे चार्ट्स है क्योंकि आपका नाम है इसलिए। नहीं सही में बताना, एक चीज वही बताना, ऐसा नहीं कि नाम है इसलिए चार्ट्स अच्छे बोलते हैं। जैसे हमारे कुणाल सरावगी जी हमेशा बलरामपुर चीनी को अच्छा बोलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं अनिल जी बिल्कुल नहीं, अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे चार्ट पैटर्न है। 220 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली मुझे लगता है 275-80 के लेवल्स पहले टेस्ट होंगे जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। वो ऑल टाइम हाई है और एक बार ये निकल जाए तो फिर नहीं, ऑल टाइम नहीं, पिछले साल का हाई है। एक बार ये हाई निकल जाए तो और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो 280 के पहले टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 220। तो बहुत बढ़िया, पूछने का फायदा हो गया। सेठी साहब धन्यवाद दीजिए, इन्होंने तो आपसे भी ऊपर के 275 के टारगेट दे दिए, आपने 245 के दिए। किरण जी को धन्यवाद भी दे दीजिए और हमें दूसरी पिक भी दे दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू किरण जी। 245 तो मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट है जो 2 दिन में आने चाहिए। बाकी 275, 300 लंबे तो लॉन्ग टर्म के टारगेट इससे भी ज्यादा रहेंगे अनिल जी। बाकी अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है वो एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है। पहले तो काफी बार मैंने रिकमेंड किया और हर बार टारगेट अचीव हुए। आजकल पीछे थोड़ा वो पीछे चला गया था।
स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 201 202 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये सिकंदराबाद बेस्ड एक सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि सीमेंट में भी पोर्टलैंड सीमेंट, फिर रेलवे के स्लीपर्स के लिए स्पेशल सीमेंट भी बनाती है। 27 लाख टन की इनकी सीमेंट की कैपेसिटी है और नागार्जुना सीमेंट नाम से पहले से जानी जाती थी, और नागार्जुना सीमेंट नाम का इनका ब्रांड है, जो कि साउथ में काफी पॉपुलर है। हम अनिल जी देख रहे हैं जो सीमेंट सेक्टर है वो बहुत फोकस में है आजकल। ये अंबुजा सीमेंट को लेके भी जो खबरें चल रही है, हालांकि कंपनी ने डिनाई किया है, बट आई फील दे कांट बी स्मोक विदाउट फायर। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सेक्टर के लिए भी होना चाहिए वैल्यूएशन के लिहाज से। और बाकी सीमेंट की डिमांड जबरदस्त है, जिस तरह से रियल एस्टेट में बूम देखा जा रहा है, हाउसिंग में बूम देखा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस है। और इसके अलावा ये कंपनी का एक जर्मनी की कंपनी के साथ भी टाई अप है, जिससे में ये सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाती है, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं। फिर ये कंपनी यूपीवीसी विंडोज और रेडीमेड डोर्स भी बनाती है, तो वो सब कारोबार भी है इनके पास। फिर 2 हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसका स्टेट डिस्कॉम्स के साथ इनका पीपीए किया हुआ है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21.8%, 0.40 का डेट इक्विटी रेशियो है। और एक अच्छी बात यह भी है कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं। पिछले मतलब दिसंबर 2021 की शेयर होल्डिंग में 44% था, अभी मार्च की शेयर होल्डिंग में इनका 45% आया है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। एफआईएस डीआईएस भी अराउंड 3% स्टेक ओन करते हैं, और बाजार की एक नामी निवेशक डॉली खन्ना जी भी 1.6% स्टेक इसमें ओन करती है। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है और अपने हाई 300 के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट होकर 200 के आसपास ट्रेड करता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 220 का, स्टॉप लॉस रखना है 190 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज। पहले भी पसंद आ चुका है सिटी साहब को, दोबारा खरीदारी की राय आ रही है, खरीदारी करके चलें। 230 का टारगेट, 190 का स्टॉप लॉस। 220 सर, 230 के कंफर्म करेंगे सिटी साहब के साथ। 220 मांग लीजिए, 220 का टारगेट और 190 का स्टॉप लॉस। 200 के आसपास आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और ले लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे मूड माहौल में है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आप देखें ऑलमोस्ट 200 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में बढ़िया रिबाउंड आ रहा है, तो आप लगभग 1% की तेज़ी आ रही है। सबसे ज़्यादा पिटाई भी नैस्डैक की हुई है, बट अब थोड़ा लग रहा है नैस्डैक आज संभलते हुए दिखेगा। यूरोप के बाजार पॉजिटिव खुले हैं, एशिया के बाजारों में अच्छा ट्रेड था, चीन थोड़ा नेगेटिव ज़रूर था, पर जापान 2% ऊपर, हांगकांग में 1/4% की तेज़ी देखी। तो ग्लोबल संकेत ठीक है। हमारे बाजार आज जो थोड़े सुस्त हैं, हालांकि नीचे से हमारे बाजार भी थोड़ा रिकवर हुए हैं। इसमें क्या करना है? तेजी करके जाए, मतलब कम से कम अभी के लिए मंदी तो नहीं करनी है। मंदी नहीं करनी है। हम 17,500 के नीचे से बाइंग जोन में जाते हैं। अब वो बाइंग जोन सबसे बेस्ट 17,450 के आसपास आता है। अब 5-15 पॉइंट अपने हिसाब से दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा। सो पहली चीज़ है कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 17,500 पे ही शुरू कर सकते हैं। अगर आराम से आपको सोमवार के लिए करना है तो आप 1.5 घंटा, अगला 1 घंटा इंतजार कीजिए। क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज़, एक तो बात पक्की है दीप कि आप 17,400 के नीचे बंद नहीं होंगे, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे आपका रिस्क कितनी है? 100 पॉइंट। कैसे? 17,400 के पुट पर 77 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, आज की एक्सपायरी का हाईएस्ट। 44 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो आपका बेस हो गया। 17,600 के ऊपर भी आप बंद नहीं होंगे, ये भी इत्मीनान रखिए, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी वही है, 1,58,00,000 शेयरों का। सब तो एक ही जगह से, मतलब किसको नहीं पता कि 4 दिन बाजार बंद है। फिर भी ऐसा 4 दिन के साथ वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि 4 दिन लंबी छुट्टी आती है, हम स्पोर्ट्स वगैरह के लिए खेलने जाते हैं तो बोले ठीक है ना 2 घंटा ज़्यादा सोएंगे यार, कुछ काम तो करना नहीं, 3-4 दिन ज़्यादा खेल लेते, 2 गेम ज़्यादा खेल लेते। ये वैसा हाल है। 1,58,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 17,600 के कॉल पर, जिसमें 86 लाख शेयर आज ही जुड़ा है, फुल वॉल्यूम में। और किसी की कमी होना हो, एक्सचेंज की पक्की हो रही है। करेक्ट, टर्नओवर चार्जेस ब्रोकर्स की। हाँ, तो 17,600 के ऊपर बंद नहीं होंगे, ये भी क्लियर है। अब 17,500 पे आप हैं इस वक्त, और यही मेक और ब्रेक लेवल है। 17,500 के पुट पर 65 लाख शेयर है, 17,500 के कॉल पर 1,12,00,000 शेयर है, 86 लाख शेयर आज जुड़े हैं। अभी जो डेटा दिख रहा है दीप, उस हिसाब से आपकी क्लोजिंग 17,500 के नीचे होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि 17,500 के ऊपर नहीं। हाँ, अभी ये जो डेटा है 17,500 पे 86 लाख शेयरों का कॉल राइटर आज बना है, 1,12,00,000 शेयर कम नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत एक ही है, 2 है, इनफैक्ट एक नहीं 2 है जो ऊपर ले जा सकते हैं। एक, बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं हो रहा,
अब जितना होना था हो गया, अब नहीं हो रहा, 37,500 को होल्ड कर रहा है। उससे भी बड़ी दिक्कत, चलो बैंक निफ्टी एक बार छोड़ दे कि निफ्टी मैनेज भी कर लेगा कि आज मजबूत तो नहीं है ना कम से कम। डाउ फ्यूचर्स, अगर डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर है, आपको एक दिन का तो और एडजस्टमेंट करना है। कौन से, मतलब आज का और कल की छुट्टी, आज का और कल का, परसों तो सभी जगह बंद है, बिल्कुल करेक्ट। सो उस हिसाब से अगर 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है तो आप 17,500 पे ज़्यादा शॉर्ट रहना नहीं चाहेंगे। सो मेरा ये समझना है कि अब 3:05 तक अगर आप 17,525 के ऊपर टिक जाते हैं, 17,500 पर अभी है 25 पॉइंट ऊपर, ज़्यादा नहीं, टिक जाते हैं तो आप 17,600 की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके आराम से बैठना चाहिए। अभी मैं 17,600 के ऊपर की अभी अपसाइड नहीं देख रहा, 17,400 के नीचे की डाउन साइड नहीं देख रहा। या तो आप 17,500 के आसपास ही टाइम पास करके क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे, एक्सपायरी देने की कोशिश करेंगे, और 3 बजे के तक अगर 17,525 टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा देंगे, क्योंकि 1 करोड़ 12 लाख शेयर कम नहीं होते। तो उसके लिए आपको ज़रूरी कि आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले आप 17,525 को होल्ड कर लें। ये आपके लिए डेटा है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे फिर आज बंद होने की संभावना कम है। 44 लाख शेयर है, पुट में हाईएस्ट है। ज़्यादा संभावना है कि 37,700 से 37,800 के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज होनी चाहिए, जहां पर आपके 36 लाख शेयर और 52 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। सो पूरी संभावना है कि उस लेवल के आसपास, तो 37,500 से 37,800 की रेंज में आपकी एक्सपायरी होनी चाहिए। उसमें भी ज़्यादा संभावना 700-800 के बीच में है। 38,000 के पार नहीं निकलेंगे, ये भी बात पक्की है। तो बैंक निफ्टी के डेटा ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे में अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो खरीदने का मौका बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेहतर दिखता है और स्टॉप लॉस ज़्यादा विजिबल है आज के लो का। 37,525 आज लो हुआ है मेरे ख्याल से। आज का लो कितना है बैंक निफ्टी बता दो, 37,522, 525, वही 37,522 है ना। तो 37,500 का स्टॉप लॉस से ज़्यादा बड़ा नहीं है और 37,700 से 37,800 जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है। निफ्टी क्रूशल है 17,500 पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर 17,525 पार करके टिक गए, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है तो 17,600 को ले जा सकती है। तो मैं बेरिश नहीं हूँ इन लेवल, बेरिश नहीं। हाँ, मेरा व्यू थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव है, स्पेशली बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से 101 पॉइंट 150 पॉइंट की एक रिकवरी थोड़ी दिखा सकता है सर। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ भूल गया बोलना, हाँ, बैंक निफ्टी सुबह पुट कॉल रेशियो हम बता रहे थे हाई साइड पर, एक पर था, करेक्ट, जो कि निफ्टी से ऊपर है। यस सर। कमी में बताता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जनरली डिस्कस ही नहीं करते हैं। अब बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो निफ्टी से नीचे आ गया 0.68 पर और हल्का हो गया। अरे, तो 32 बेसिस पॉइंट घट गया, नीचे आ गया। जबकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो खाली 4 बेसिस पॉइंट 0.75 से 0.7 हुआ। तो बैंक निफ्टी आज जो करेक्शन है उसमें हल्का हो गया। इसलिए बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने आज कमजोर होने के बावजूद बैंक निफ्टी पे मेरा ज़्यादा भरोसा है थोड़ा ऊपर जाने की तरफ। अंडरस्टूड। लेकिन ऐसा बहुत तेज दौड़ लगा के बंद होंगे वैसा नहीं लग रहा। लेकिन डाउ फ्यूचर 200 ऊपर है तो गिरने नहीं देगा। तो एटलीस्ट नीचे की गुंजाइश, नीचे की रिस्क कम है। हाँ, नीचे की रिस्क कम है। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। चलिए, ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की तरफ से मार्केट स्ट्रैटेजी। नीचे कम जाने की गुंजाइश है, ऊपर शायद थोड़ा बाजार जा सकते हैं। एक स्टॉक जो ऊपर जा रहा है IGL। किरण जी जरा इसका चार्ट देखें। सुबह सुस्त शुरुआत हुई थी, फिर अच्छी रैली आई, फिर गिरा, अब वापस मूव कर रहा है 0.3% ऊपर IGL सर। दीप, मेरे भी रडार पे IGL ही था, पर ब्रेकआउट लेवल थोड़ा सा और ऊपर है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से बिल्कुल बने रहे IGL पे, आपका स्टॉप लॉस अभी के लिए 382 रखे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दीप, वो लगभग 393 394 है। इसके ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक को एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिलाती नजर आएगी, जिसके ऊपर मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड आएगी। और जब ये स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तो बिल्कुल किरण का कमाल वाला बिगुल बजवाने की गुजारिश करूंगा। पर ये एक स्पेशल कॉल रहेगा क्योंकि बहुत ही अच्छे 2 पैटर्न्स एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। और जब ये ऐसा होता है तो अब एक बहुत बड़ी मूव आती है। तो ब्रेकआउट लेवल लगभग 394 395 का लेवल है, तो उसके ऊपर ही तेजी करने की सलाह है। अभी लॉन्ग पोजीशन से तो बिल्कुल बनाए रखे। और दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजवाइए। आइए, बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, ONGC में कुछ हो रहा है और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। पिछला स्विंग टॉप निकाल दिया है, तो मेरे पास ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। पर उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 175 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है आज कल में, तो यानी मंडे को, तो एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। 180 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा रहेगा 185 का। इसके 2-3 कारण है। 175 कॉल ऑप्शन में 3.4 करोड़ शेयर्स शॉर्ट है। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर जब जाएंगे तब एक बहुत बड़ी मूव होगी। मैं जो चार्ट पैटर्न है वो मैं मानता हूं कि बहुत स्ट्रांग है, ये टूटेगा।
तो आपको 175 का कॉल ऑप्शन लेना है, जो कि अभी ये लगभग 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 3 रुपए में बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए नीचे, एग्जैक्टली 1 रुपए नीचे 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्यूसडे तक का टारगेट आपको 4.5 रुपए का प्रीमियम दिलाता नजर आएगा। और अगर ये स्टॉक जो मैंने कहा इसकी लेवल अगर निकलती है 175 की, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर एक बड़ी मूव के लिए एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ओके, तो बड़ी मूव भी आ सकती है ओएनजीसी में, उसकी आप तैयारी करें। फिलहाल आज जो तेल का रिबाउंड है उसका इंपैक्ट आ रहा है। 175 की कॉल 3 रुपए में खरीदें, 4.5 का होगा टारगेट। स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। गुड आफ्टरनून नितिन जी सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को एक्सपायरी से पहले? ओके, नितिन जी के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। थोड़े उनकी लाइन में परेशानी आ रही है, फिर से करेंगे उनके साथ कनेक्ट और जानेंगे क्या करना है इस समय बाजार में। एक दो और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। एग्रोकेमिकल स्पेस की बात करें तो दीपक नाइट्राइट भी आज थोड़े मोमेंटम में दिखा था, उसके बाद फिसलते हुए दिखा है। चंबल फर्टिलाइजर में अच्छी मूव आई है। यूपीएल पर भी आप एक्शन देख रहे हैं, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर एक राय लेंगे शरद जी के साथ, पर उससे पहले नितिन जी दोबारा जुड़ गए। नितिन जी बताएं क्या करना है सर इस समय बाजार में? सर यहाँ पे एक हीरो जीरो ट्रेड लेंगे और 17,500 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 8 रुपए में मिल रही है। यानी मेरा मैक्सिमम रिस्क 400 रुपए का है एक लॉट में, 50 की लॉट साइज है। 8 से 9 में लेंगे। टारगेट इसके 30 रुपए के हो सकते हैं, स्टॉप लॉस 0 होगा। 17,500 की पुट ऑप्शन। ओके, तो 17,500 की पुट ऑप्शन हीरो जीरो कॉल आते हुए दिख रहा है। 8 रुपए में मिलेगी, 30 रुपए की अपसाइड है और ऑफ कोर्स हीरो जीरो कॉल है, तो आप पूरी तरह से जीरो पे होते हुए देख सकते हैं अगर बाजार ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो। बट थोड़ी सुस्ती, जो अनिल जी भी कह रहे थे 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग की संभावना कम दिख रही है, उसी लाइन में नितिन जी का भी व्यू आ रहा है। बैंक निफ्टी पर कोई राय सर? देखिए, बैंक निफ्टी में 37,600 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है और 37,600 पे पुट राइटिंग भी है, इसलिए मार्केट थोड़ी बाउंस अभी हुई है बिकॉज बैंक निफ्टी मैनेज कर रही है। बट ओवरऑल डेटा नेगेटिव ही है। लास्ट में अगर सेल ट्रिगर होता है तो बैंक निफ्टी से सेलिंग मिल सकती है, और अगर बैंक निफ्टी में हमें हीरो जीरो करना है तो 37,600 की पुट ऑप्शन पे बेट कर सकते हैं जो 30 रुपए की है। स्टॉप लॉस 0 होगा। टारगेट इसके 90-95 के हो सकते हैं, बट क्वांटिटी लिमिटेड लेना चाहिए क्योंकि हीरो जीरो है, रिस्क भी हो सकता है। ओवर लीवरेज हमें नहीं करना चाहिए। बट 17,500 की पुट ऑप्शन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 37,600 की पुट ऑप्शन इस पे बेट कर सकते हैं। तो 2 हीरो जीरो कॉल्स आपके लिए, दोनों पर पुट ऑप्शन खरीदारी की राय आ रही है नितिन जी की तरफ से, जो अनिल जी भी अभी बाजार की स्ट्रैटेजी में बता रहे थे हमें। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। भसीन साहब भी हैं हमारे साथ तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत। भसीन के हसीन शेयर्स। भसीन साहब स्वागत है, नमस्कार। आप आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 4 दिन छुट्टी है, इसलिए थोड़ी सुस्ती का माहौल है। बताएं सर अगले हफ्ते के लिए आउटलुक। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर यहाँ से 200 पॉइंट की तेजी बन जाती है, जो आज नहीं तो मंडे को बनेगी, तो बैंक निफ्टी 44,000 जाएगा, 41,000। और बैंक निफ्टी अगर न्यू हाई गया तो निफ्टी दिस टाइम द बैंक निफ्टी विल लीड द निफ्टी हायर। ओके, तो बैंक निफ्टी आज वेरी वेरी स्ट्रांग और वही लीड करेगा। आपको अपडेट भी दे दूं, M&M फाइनेंस मैंने कल कहा था वो टॉप परफॉर्मर है। और आईटी स्टॉक्स में आई थिंक इन्फोसिस विल टर्न द कॉर्नर। मंडे से आपको रुपी वीकनेस और अदर फैक्टर्स के लिए मिड कैप आईटी और आईटी में स्ट्रेंथ दिखेगी। तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू लीड द निफ्टी रादर देन द निफ्टी दिस टाइम। जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। अब आपके लिए 2 बाय कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। ओके, बताएं सर पहला बाय कॉल। दोनों मेरे फेवरेट शेयर्स हैं अनिल जी। आईटीसी अब आपको दिख रहा है 300 का भाव, तो 267 रुपए में लीजिए। 66-67 में स्टॉप लॉस ऑफ 63, लेकिन 78-80 का टारगेट। आईटीसी काफी देर बाद चला है लेकिन अब रुकेगा नहीं। और दूसरा मेरा फेवरेट ओईएम, मैंने वैसे दोपहर को भी 138 रुपए पे आपके 1:30 बजे में दिलाया था मदरसन, वो 142 हो गया है। अब आप लीजिए बॉश, अनक्वेश्चनेबली पीएलआई से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और जो ओईएम में और सेमीकंडक्टर में लीडर होएगा। 14,500 525 में 14,100 का स्टॉप लॉस, वापस 15,000 से 15,200।
तो दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। पहला तो है सदाबहार आईटीसी, जहां पर 263 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 278 280 के टारगेट के लिए। आईटीसी भी तेजी करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज दिन भी ठीक है, इंडसइंड, इन्फोसिस, आईटीसी सारे आईलेटर के स्टॉक हरे निशान में दिख रहे हैं। दिन के हाई पॉइंट पर आईटीसी आता हुआ दिख रहा है एक अच्छी रिकवरी दिखाकर। और बॉश भी एक दूसरा स्टॉक है जो 15,200 तक जाने को तैयार है। धन्यवाद वसीम साहब, लंबे वीकेंड के बाद सोमवार सुबह करेंगे आपसे फिर मुलाकात। अच्छा रखना मार्केट, तब आप एकदम मजबूती के साथ वीकेंड पर। कल के सेशन में आज और कल 2 दिन अमेरिका में है, बाद में तो सोमवार को हम सब साथ ही होंगे। वही अटका पड़ा है 17,500 के आसपास निफ्टी, 37,600 के आसपास बैंक निफ्टी। कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के आसार इस वक्त दिख नहीं रहे हैं दीप। बिल्कुल, तो बड़ी तेजी बड़ी मंदी के आसार दिख नहीं रहे हैं, वो इसी रेंज में बाजार अटके हुए हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में शरद जी से बात करनी थी। शरद जी, हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है, थोड़ी देर में कैबिनेट ब्रीफिंग भी होगी। पूरे इंडिकेशन यही है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़कर आएगी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज़ पर भी आप एक्शन देखेंगे। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? इस साल मॉनसून भी एक बार फिर से बढ़िया रहने वाला है। देखिए, सारे स्टॉक्स में तो हमारा ओपिनियन नहीं है, मतलब क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह इतनी विजिबल नहीं है। अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से हमें लगता है दीपक फर्टिलाइज़र काफ़ी बढ़िया बेट है, लेकिन शायद अपर सर्किट पे ही है, तो वहाँ थोड़े खरीदने में प्रॉब्लम आएगी। बट वो हमें लगता है 1.5 से 2 साल में वहाँ लक्ष्य हमारा मेरा करीब 950 के आसपास का है, तो वो स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फर्टिलाइज़र स्पेस में। और जहाँ तक इस न्यूज़ का सवाल है, चूँकि पोटैश बेस पे ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जा रही है, तो कोरोमंडल को उस स्पेस में लीडरशिप है, तो कोरोमंडल को उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो कोरोमंडल को इसका फ़ायदा हो सकता है। हमारे रेडार पर भी कई बार रहा है कोरोमंडल, और स्टॉक ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। सुमित जी, ज़रा कोरोमंडल का चार्ट भी देखें, डेज हाई पर है इस समय 1.5% ऊपर। बिल्कुल दीपांशु, कोरोमंडल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कोरोमंडल वैसे भी चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। स्टॉक के अंदर मूव बन सकता है, एक बार 850 का लेवल ऊपर में टूटेगा 850, तो उसके बाद फिर 870 से 875 रुपए तक के लेवल कोरोमंडल में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। अगर बनाई है तो होल्ड करके चले। कोरोमंडल ये है आपके लिए स्टॉक का एक स्टॉक जहां पर बढ़िया स्पाइक आ रहा है। सुबह भी हम इसकी बात कर रहे थे। थर्मैक्स 500 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने ऑर्डर जीता है, और अभी एक फ्रेश मूव थर्मैक्स पर आती हुई दिख रही है। डेज हाई पर काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हिमांशु जी, एक मूव आ रही है थर्मैक्स में, कोई ट्रेड दिखता है सर इसमें? बिल्कुल दीपांशु जी, काफी अच्छा सेटअप है स्टॉक का। ऑल टाइम हाइज के पास एक कंसोलिडेशन से ये स्टॉक निकलने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि इसको ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर अगले हफ्ते के लिए कोई तेजी का ट्रेड पकड़ना है कैश सेगमेंट का, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पर भी इसमें खरीदारी करके साथ चल सकते हैं। 2110 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 2060 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर सुझाऊंगा, और यहाँ पर जो पहला अपसाइड में टारगेट होगा वो होगा लगभग 2150 का। अगर स्टॉक 2150 के ऊपर बंद होता है तो इसको अगले हफ्ते के लिए कैरी करना चाहिए। 2220 2250 तक के टारगेट्स थर्मैक्स में आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। ये है आपके लिए थर्मैक्स पर आए, लेकिन इस बीच एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिखेगा, वो है BLS इंटरनेशनल। बोनस के लिए आज बोर्ड बैठक है, और जो संकेत आ रहे हैं यहाँ पर बोनस का ऐलान होने की तैयारी में, किसी भी वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नजर आएगा। तो BLS इंटरनेशनल पर फोकस रखिएगा, यहाँ पर भी खबर आने की तैयारी में है। ये आपके सामने आइए, जब तक BLS इंटरनेशनल की खबर आए तब तक वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है इस वक्त, और बताने के लिए आपको HDFC बैंक के नतीजों का अनुमान। 16 अप्रैल यानी कि शनिवार नतीजे आएंगे। सोमवार को जब हम खुलेंगे बाजार, तब उन नतीजों पर आएगा रिएक्शन। तो पहले बताइए जरा नतीजों का अनुमान क्या है। एक मिनट बताया, BLS का आ गया एक मिनट एक पर एक बोनस, एक पर एक आ रहा है। हर एक शेयर पर एक शेयर का बोनस। 333 पर स्टॉक है BLS इंटरनेशनल, यहाँ पर बोनस का ऐलान हो चुका है। हिमांशु जी, BLS इंटरनेशनल चार्ट देखिए जरा, कैश मार्केट का स्टॉक। जी 335 वाला, हाँ जल्दी देखो, बढ़ कम ज्यादा हो गया तो आप बोलोगे फिर ये तो। हाँ, करंट मार्केट पे अनिल जी खरीदने की सलाह है। जबरदस्त वन वे रिकवरी के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन, और यहाँ पर ये फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बहुत जल्द होते हुए नजर आ सकता है। जिस तरह के प्राइस फॉर्मेशन हैं, 325 रुपए 324 रुपए इसके नीचे का, यानी कि सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और BLS इंटरनेशनल को खरीद कर चले अनिल जी। अगले हफ्ते इसमें और बड़ी तेजी आते हुए नजर आ सकती है। बेहद शॉर्ट टर्म के लिहाज से 365 रुपए का पहला टारगेट है, और उसके ऊपर 390 से 400 रुपए तक के टारगेट्स BLS में आते हुए नजर आ सकते हैं। और ये है वो स्टॉक जो 7 जनवरी 2021, आज से ठीक कितना, सवा साल पहले 100 रुपए के आसपास, 107 रुपए था शायद, और 94 रुपए पर भी एक बार दिया गया था, 107 पे एक बार दिया था। वरुण थे हमने आपके बजट में सस्ता शेयर। करेक्ट।
जनवरी के महीने में जब हमने ये सीरीज शुरू की थी आपके बजट में सस्ता शेयर, तब यहाँ पर रिकमेंड किया गया था और वहाँ से ये मेरे ख्याल से 375-400 तक भी पहुँचा है। लगभग 4 गुना हुआ है ये स्टॉक। बेहतरीन, बहुत कन्विक्शन। और कई बार बीच में फिर आपने 2000 में दिया है और भी रिकमेंडेशन में भी आया है। तो ये वही है जो रेडार पे रहता है ना, हमेशा रेडार पे रहने वाला वाला ये। और अब देखिए कंपनी एक पर एक बोनस भी दे रही है और वो शिखर अग्रवाल साहब से जब भी हम पूछते हैं एक ही बात में, इतने सारे पैसे पड़े क्या करोगे? बैलेंस शीट में कैश बहुत है, तो वो हर बार पूछता हूँ कि पैसे क्या करोगे। फिलहाल हालांकि बोनस आया है उसमें कैश कंपोनेंट नहीं होता, लेकिन ये है दमदार स्टॉक जो हिमांशु जी की तरफ से भी रेडार पे आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे। और तैयार है वरुण आप HDFC बैंक के लिए? यस अनिल जी तैयार है। तो बताओ अनुमान। ओके अनिल जी, तो सबसे पहले इस कंपनी ने ऑलरेडी अपना अपडेट तो दे ही दिया था क्वार्टरली की कैसे नतीजे आने वाले हैं, जहाँ पे टोटल एडवांसेस 20-21% बढ़े थे, रिटेल लोन, कमर्शियल लोन वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली थी, रूरल जो बैंकिंग लोन्स हैं उसमें भी करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो अपडेट अच्छा था, उस बेसिस पे हमने अनुमान लगाया है कि कंपनी का जो NII है उसमें करीब 14.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 19,565 करोड़ के आसपास आने वाला है। मुनाफा जो है उसमें करीब 24.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 10,180 करोड़ के आसपास की आ सकता है। जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखने मिलेगी, नॉन इंटरेस्ट इनकम में उतनी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। जो प्रोविजनिंग और खासकर स्लिपेजेस है उसमें अक्रॉस सेक्टर अगर आप देखेंगे तो इस बार कमी आने वाली है। HDFC बैंक में भी आपको यही देखने मिलेगा। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक स्थिर रहने वाला है। एसेट क्वालिटी में कुछ हद तक सुधार की उम्मीद मार्केट करके चल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। दो चीज़ पे सिर्फ नज़र रखनी है, एक तो क्रेडिट कार्ड का कारोबार जो है उसको लेके क्या अपडेट निकल के आता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ज़्यादा अपडेट नहीं दिया गया था। और नो डाउट इन्होंने ये तो कहा है कि रूरल बैंकिंग जो है, रूरल बैंकिंग लोन्स जो है उसमें करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कमेंट्री रूरल बैंकिंग को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि रूरल स्ट्रेस जो है वो अक्रॉस सेगमेंट्स विजिबल है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए रूरल सेगमेंट या खासकर जो एग्री लोन है उसको लेके HDFC अगर कोई अपडेट देता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे HDFC बैंक को लेकर अनुमान। नतीजों से पहले थोड़ा कमज़ोर है स्टॉक, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, हल्की फुल्की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो आइए नतीजों से पहले कैसे ट्रेड करना है, सचिन जी जरा HDFC बैंक के चार्ट्स या ऑप्शन के डेटा आप निकाल के तैयार रखिएगा। मैं थोड़ी देर में आऊँगा, आपको समय देना चाहता हूँ क्योंकि तब तक समय ज़्यादा लेने के मूड में है नहीं कुणाल जी, राकेश जी। अगले हफ्ते का काम आज ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वीकेंड पे कोई चार्ट वार्ट देखेंगे नहीं है, आराम करेंगे 4 दिन। तो पिक ऑफ द वीक अगले हफ्ते की पिक, अब देखो शुक्रवार को तो पिक ऑफ द वीक जल्दी से मिल जाता है, बिगुल इधर पड़ा रहता है शुक्रवार में। अब आज है बुधवार, फिर भी आप निराश ना हो कुणाल जी, राकेश जी, हमारी टीम एकदम तत्पर, तैयार, एकदम पूरी जागरूक, मुस्तैद। पिक ऑफ द वीक का बिगुल। बताएं सर, अगले हफ्ते के लिए आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी, हमारा अगले हफ्ते की पसंद का स्टॉक है ITC, जिस पर अभी वसीम साहब ने भी बात करी थी। टेक्निकली एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका है, पहले भी बोला था 2019 के ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, ट्रेंड लाइन को तोड़ के थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और स्टॉक एक बड़े अप्रूव के लिए तैयार है। तो बड़े टारगेट्स तो 300 रुपए के हैं, अप्रैल सीरीज में लगता है देखने को मिलेंगे। अभी तो हम हफ्ते की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों नजरिए से ITC एकदम बेहतरीन लग रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, जबरदस्त चार्ट है। मैं और राकेश जी पूरे सप्ताह ITC पर खरीदारी की राय देते आए हैं और फिर सप्ताह के अंत में फिर से खरीदारी की राय दे रहे हैं। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। एक पैटर्न बना है विशेष जो कि इसके डेली चार्ट पर विकसित होता हुआ दिखा है, जिसे 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं, जिसमें इंग्लिश लेटर N जैसी आकृति चार्ट पर बनती है, वही ब्रेकआउट आ रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 266 पर 266 रुपए पर रखना है। पहला टारगेट होगा 278 रुपए का, 278 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट हमारा 283 रुपए का है। 283 के टारगेट के लिए ITC में खरीदारी कराएं। वाह, ITC के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं लगातार और बार बार। हफ्ते की शुरुआत में भी दिया था, हफ्ते के अंत में भी दे रहे हैं। आज तो बुधवार ही है, अगर फर्ज करें कुणाल जी हफ्ते का अंत शुक्रवार को होता तो एक बार और देते आप। अनिल जी पूरी उम्मीद है, अनिल जी पूरी उम्मीद है कि अगर मान लीजिए शुक्रवार तक काम होता, हाँ, तो अनिल जी शुक्रवार को भी देते इसको। ओके, 270 के पार निकलता हुआ
आपके लिए ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉल। एक और सपोर्ट आता दिख रहा है। हाँ बंसल जी आ रहा हूँ, रुकिए। तो एक सपोर्ट और आपके लिए आ रहा है और वो आ रहा है आशु मदान साहब के लिए। अरे वाह। आशु सर कह रहे हैं 300 जल्दी आने की तैयारी में आईटीसी, और वो तो ठीक है, बोले मैं फिर कह रहा हूँ HDFC बैंक के मुकाबले में आईटीसी ज़्यादा चलेगा। तो फिर से आशीष सर जोश में है। वो बीच में एक दिन न्यूज़ की वजह से भले HDFC बैंक चल गया हो, लेकिन आशीष सर कह रहे हैं कि HDFC बैंक छोड़ो, आईटीसी लो। तो ये है। हाँ अब बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, आईटीसी के अब जब नंबर आएंगे तो उन नंबरों में भी अनिल जी मेरा योगदान होगा। मतलब कि 7-8 अगरबत्ती मंगल दीप वाली इसकी अनिल जी रेगुलर जल रही हैं, मतलब कि मेरे ऑफिस में। और जितने भी आने वाले अनिल जी उनको चाय के साथ बिस्किट नहीं आजकल मिल रहे, बिंगो चिप्स मिल रहे हैं। तो अनिल जी आईटीसी के लिए मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। अगरबत्ती से कुछ नहीं होता आईटीसी में। सिगरेट रेवेन्यू 70% है, वहां क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताओ आप। दूसरी वाली है कि वो देखिए अनिल जी, सिगरेट को छोड़ के कुछ और होता तो अनिल जी करता। सिगरेट अनिल जी मुझे कैंसर स्टिक्स लगती हैं, तो अनिल जी ना तो लेता हूँ ना किसी को ऑफर करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लेकिन अगर आपको आईटीसी की इतनी फिक्र है, सिगरेट जला के छोड़ दे साइड में। जरूरत नहीं कि आपको स्मोक करना है। ये किसने बोला? तो आपको तो भाई साहब आईटीसी को ही आगे ले जा रहा है ना, तो तरीके है ना आईटीसी के दूसरे। तो लेकिन 70% जी बंसल जी। अनिल जी आपको शायद मालूम नहीं अनिल जी, अनिल जी जिस आईटीसी की सिगरेट जलाने के लिए बोल रहे हैं अनिल जी, उस सिगरेट का दाम अनिल जी नींबू के दाम से ज्यादा है। नींबू किससे? हाँ नींबू, आजकल नींबू के दाम हो गए ना। नींबू महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। नींबू सिगरेट से महंगा नींबू सिगरेट से महंगा हो गया। हाँ एक नींबू लीजिए, एक सिगरेट स्टिक लीजिए, नींबू ज्यादा महंगा है। अच्छा हो गया मैं नींबू खाता है। मेरे तो क्या दांत खट्टे हो जाते जल्दी, तो मुझे खट्टा खाया नहीं जाता यार। थैंक गॉड, कितना बच्चे अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो ये है आईटीसी पर हमारे बंसल जी की तरफ से, कुणाल जी की तरफ से खरीदारी की राय। स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए 270 के पार निकलता हुआ इस वक्त आपके लिए। ओके सचिन जी तैयार है BTSTT का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी कैश स्टॉक्स में ही काफ़ी बड़ी हलचल है। एंड वहाँ पर हमने कल SPL मिड कैप शो में एक स्टॉक कवर किया था वेल्सपन कॉर्प का। लगभग डेज लो के आसपास ट्रेंड हो रहा था 190 के आसपास, और वहाँ से लगभग 12% का उछाल रजिस्टर हुआ है 210 के आसपास। फिलहाल जो स्विंग बना है, मुझे लग रहा है अभी भी इसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से, BTST के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 245 के आसपास के टारगेट्स ओपन है। तो खरीदारी करनी है वेल्सपन कॉर्प के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 203 के आसपास, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है अराउंड 245 का। पोजिशनली मैंने जो टारगेट दिया है वो 280 का भी इंटैक्ट है, बट वो एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। एंड जिसमें से 12 से 13% की अपमूव कल के सत्र से ही नज़र आई है। तो मुझे लग रहा है अभी भी ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करिए। वेल्सपन कॉर्प 245 और पोजिशनल टारगेट 280, बड़े टारगेट्स आ रहे हैं वेल्सपन कॉर्प पर इस समय सचिन जी की तरफ से। चलिए नज़र रखेंगे। आई थिंक इस पर हिमांशु जी की भी कॉल है। हिमांशु जी आपको भी पसंद है वेल्सपन कॉर्प सर? दीपांशु जी बिल्कुल, इनफैक्ट ना केवल अभी बल्कि लोअर लेवल्स पर भी हमने इसको काफी बार पिछले एक साल में रिकमेंड किया है। और अब जैसा कि अभी सचिन ने डिस्कस किया कि इस स्टॉक में एक रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद एक नया अपमूव शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, और हम इस छोटे वीक को भी एक वीकली क्लोज मानेंगे। और उस वीकली क्लोज की जो कैंडलस्टिक, जो वीकली क्लोजिंग स्टॉक की बनते हुए नजर आ रही है, वो बहुत पॉजिटिव है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 240-245 रुपए तक के अभी टारगेट डिस्कस हुए हैं, एग्जैक्टली इन्हीं टारगेट्स के लिए वेल्सपन कॉर्प में करंट लेवल से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 205 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेल्सपन कॉर्पोरेशन में BTST खरीदारी करके चलने की सलाह है। 240-245 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इस स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 240-245 के टारगेट के लिए हिमांशु जी को भी पसंद है और सचिन जी को भी पसंद है, और पोजिशनली 280 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए वेल्सपन कॉर्प पर है नजर। पर HDFC बैंक, वरुण अभी हमें बता रहे थे कि नतीजे कैसे रह सकते हैं, पर इसके अलावा MSCI इंडेक्स को लेकर इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। आइए ये भी जाने। वरुण बताएं क्या ये पूरा मामला MSCI को लेकर? सो बेसिकली दीप है ये ना कि
इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बैंक है, लेकिन अभी भी अगर कोई भी ग्लोबल इंडेक्सेस देखेंगे तो उसमें ये शामिल नहीं है, ना ये MSCI में है, ना ये FTSE में है। अब ये इसलिए है क्योंकि इस कंपनी में FPI होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच चुकी है। MSCI हो या FTSE हो, यहाँ पे जो मिनिमम FPI होल्डिंग्स के लिए जगह चाहिए वो MSCI में कम से कम 15% आपके पास होनी चाहिए और FTSE में कम से कम 20% होनी चाहिए, तो ही आप MSCI इंडेक्स या FTSE इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस कंपनी की होल्डिंग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है तो इसके लिए शामिल नहीं था। लेकिन अब इनफैक्ट कंपनी ने खुद अपना जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है उसमें ये कहा है कि जो 7.5% की फॉरेन होल्डिंग का हेडरूम बचता है इस पूरे मर्जर के बाद और फ्री फ्लोट का करीब 10% के आसपास बचता है, उसके चलते हो सकता है कि MSCI या FTSE इस कंपनी को कहीं ना कहीं कंसिडर करे। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए हाल ही की जो शेयर होल्डिंग आई है उसके मुताबिक HDFC में जो FPI होल्डिंग है 72.1 से घटकर 69.2 हुई है और HDFC बैंक में 70% से घटकर 68.5 हुई है। तो उसके मुताबिक जो FPI होल्डिंग है विलय के बाद 66.2 से घटकर 63.9 के आसपास हो जाएगी, यानी कि 12-13% के आसपास का हेडरूम जो है वो बचने वाला है। और यही सबसे बड़े रीज़न है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इसको MSCI या FTSE में शामिल हो सकता है। और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि शायद हो सकता है कि इसको फ्री फ्लोट के बेसिस पे ना देखा जाए, हो सकता है कि जो ओवरऑल वैल्यू है फ्लोट की उसके बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि मर्ज होने के बाद जो वैल्यू जितना पैसा झोंक सकेंगे FPI इसमें वो करीब $18 बिलियन के आसपास होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाल ही में मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया वो जो अरामको कंपनी है उसमें भी जो फ्री फ्लोट था वो काफ़ी कम था, लेकिन उसके बाद भी उसको झोंका गया MSCI में। वो इसलिए क्योंकि जो पैसा डालने की कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनियां इतनी बड़ी है। इनफैक्ट इस पर मैक्वेरी का भी एक नोट आया है और ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो विलय के बाद करीब 13.7% के आसपास की जगह बचेगी और FPI केवल 1% अगर बेच देना तो 15% की जगह खुल जाएगी और ये MSCI में शामिल हो जाएगा। इसके लिए अभी 18 महीने बाकी है। बेचेंगे? पता नहीं, वो हो सकता है बेच दे, MSCI में चला जाए, उसके वहां से खरीद ले। पर जो हमने भी रिसर्च करी थी 7% 8% का तो विंडो बन ही जाएगा, बन जाती है, विंडो बन ही जाती है, लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए। हालांकि वही यही कह रहा है कि शायद वो फ्री फ्लोट ना देख के अमाउंट देखेंगे अगर, तो अमाउंट के लिहाज से शायद वो कंसिडर कर सकता है। ओके, तो अमाउंट के लिहाज से बड़ी बाइंग आ सकती है। बट फिलहाल एक बार जरा HDFC बैंक का जो नतीजे आने वाले हैं इस पर भी एक बार राय लें शरद जी से। शरद जी, HDFC बैंक का कोई की एक्सपेक्टेशन बाकी बैंक्स के लिए क्या सेटअप कर सकता है ये? इन बैंक्स के केस में मेरे हिसाब से प्राइवेट लेंडिंग, रिटेल लेंडिंग ज़्यादा है, तो फोकस उसी में रहेगा कि उसमें ट्रैक्शन कैसा है। मेरा मेजर फोकस अब की बार के नंबर्स भी नहीं रहेगा कि टर्म लोन जो कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह हैं वहाँ पे बुक्स कैसे एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो देखने को मिलनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी मुझे लगता है इस तिमाही में नहीं भी तो अगली तिमाही से आपको कॉर्पोरेट बुक में एक अच्छी खासी तेज़ी दिखनी चाहिए, जो करीब एब्सेंट रही है 2014 के बाद से। तो वो एक स्पेस है जिसको मैं वॉच करूंगा। NPA प्रेशर हमें नहीं लगता कि कहीं से भी कोई फ्रेश क्वार्टर निकल के आ रहा है, और चूंकि लेंडिंग काफ़ी स्लो रही है पिछले साल 2 साल में, तो फ्रेश NPA प्रेशर आने की भी उम्मीद मैं बहुत कम रख रहा हूँ। प्रोविजन कवरेज रेशियोज वगैरह डिसेंट हैं, एडिक्वेट हैं, तो वहाँ से भी कोई एडिशनल प्रेशर बॉटम लाइन पे नहीं आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से की मॉनिटरेबल वही रहेगा कि एडवांसेस ग्रोथ वगैरह कंपनी कैसे रिपोर्ट करती है और ऑन द ग्राउंड जो उनको फीलर्स मिल रहे हैं वो कैसे रिपोर्ट करते हैं। ये सब देखने के बाद अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है यहाँ से अगर बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी पकड़े तो एक साल में लक्ष्य 1750-1800 के आसपास तो आनी चाहिए स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक पर आए। आइए इस बीच अनुराग ठाकुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, आज की कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए फैसलों पर बता रहे हैं वो पूरी जानकारी, सुनते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा, रीडिज़ाइन किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और स्थानीय, नेशनल और लोकल दोनों ही एस्पिरेशंस पर खरा उतरा जा सके। नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी किया जाएगा। So on one hand, we are going to use technology for the capacity building and improve the content as per the aspiration at the national and at the local level. Capacity building commission के साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को किया जाएगा।
अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2,56,000 हुए हैं। जीपीडीपी की संख्या भी बढ़ी है और अब हम सब इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में लगे हैं। पिछले 4 साल में हमने, जैसा मैंने पहले कहा कि 1,36,00,000 लोगों को ट्रेन किया है और आगे 1,65,00,000 लोगों को इसमें ट्रेन करने जा रहे हैं। आज पंचायतें ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, इक्विटी को पूरा कर पा रही हैं और इसके अलावा 2,30,000 ग्राम पंचायतों ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को अकाउंटिंग, पीएफएमएस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसमें 5,900 करोड़ का खर्च करेगी सरकार 2025 तक। ये पंचायती राज को लेकर आज कुछ फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में, और कुछ और फैसलों की जानकारी जल्दी आपके सामने आती हुई दिखेगी, उसका करेंगे हम इंतज़ार। तब तक आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर कर लेते हैं फोकस इस वक्त। हाँ, उससे पहले बता दूँ, जो नितिन जी ने आज आपको हीरो या जीरो ट्रेड दिए हैं, दोनों ही 17,500 का पुट और 37,600 का पुट, दोनों ही सही सटीक साबित होते हुए दिखे हैं। दोनों के टारगेट हिट होते हुए दिख रहे हैं। 17,500 का पुट 30 रुपये का टारगेट हिट कर गया। 37,600 का पुट बैंक निफ्टी का 90 और 95 रुपये का लेवल था, वो भी लगभग टारगेट हिट कर चुका है। तो इस पर रखिएगा फोकस जी। तो ये है आपके लिए हीरो या जीरो के जो नितिन जी की स्ट्रैटेजी थे वो सुपर हिट होते हुए देखें। एक और सुपर हिट मूव आई है थर्मैक्स में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। 4% ऊपर था उस समय, अब 8% ऊपर है थर्मैक्स। तो बड़ा वाला ब्रेकआउट थर्मैक्स में आपको आते हुए दिखा है और फ्रेश अप मूव इस काउंटर पर आ रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर आज एक अच्छी मूव आई है। कल हम देख रहे थे शिपयार्ड काउंटर्स अच्छा कर रहे थे, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और ऑफकोर्स गार्डन रीच। आज शिपिंग कॉर्पोरेशन, सुमित जी कई समय से इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, क्या चल रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन के चार्ट में आज सर? दीपांशु, लास्ट वीक इसके ऊपर बाय का व्यू दिया था जब 120 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर अभी और यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। एससीआई के अंदर मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते के अंदर 140 से 145 रुपए तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 130 के आसपास का और पोजीशंस होल्ड करें। 140 से लेके 145 तक का मूव जल्दी एससीआई के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकता है। 40 के पार जाने की तैयारी कर रहा है, इस पर रखनी है आपको नजर। एजिस लॉजिस्टिक्स, सचिन जी इसका चार्ट देखें, सुबह से एक्शन में है 7% ऊपर। दीपांशु, इनफैक्ट पिछले दिनों से सारे लॉजिस्टिक काउंटर्स में कुछ हलचल है एंड एजिस की अगर हम बात करें तो एक अच्छी फ्लोर बिल्डिंग एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है। मुझे लग रहा है 245 निकलने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बट अक्यूमुलेट करने के जोन में है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह दूंगा 210 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला रिव्यू पॉइंट होगा अराउंड 250 का। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो लगभग 300 के पहले कोई मेजर हर्डल इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने 210 के स्टॉप लॉस के साथ। यह है आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स, जहां पर आपको रखनी है नज़र। इस पर भी आप मूवमेंट बनते हुए देख रहे हैं। कई सारे कैश स्टॉक्स में एक अच्छी मूव आई है। स्टरलाइट टेक आज अच्छे मूवमेंट में है, इस पर भी रखिए नज़र। 5% की तेज़ी आपको स्टरलाइट टेक में भी आती हुई दिख रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स, हमने आईटीसी की बात करी थी 2 दिन पहले, 13% का उछाल इसमें आया था, आज भी 5% ऊपर ये फिर से आते हुए दिख रहा है। तो कुछ काउंटर्स हैं जो वापस आपको एक्शन में आ रहे हैं। जेके पेपर, इसमें अच्छी खरीदारी हो रही है। शेषाशाही पेपर की अभी थोड़ी देर पहले सचिन जी बात कर रहे थे। जेके पेपर, कुणाल जी जरा देखें। देखिए बहुत शानदार चार्ट है दीपांशु। मैंने और राकेश जी ने 10 की कवाई में भी जेके पेपर पर खरीदारी की राय दी है और स्टॉक में बड़ी तेजी हमने देखी है। एक तरफा तेजी पिछले कई सप्ताह से देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहे। नई खरीदारी के लिए इन स्तरों के अलावा करेक्शन का वेट करना चाहिए। करेक्शन में खरीदें अगर आप इसमें नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, और पहले की खरीद है तो निश्चिंत होकर के बने रहें। तो पहले की खरीद है तो निश्चित होकर बने रहे। हफ्ते की शुरुआत में हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी और उन्होंने आगे का आउटलुक भी बताया था। और देख रहे हैं पेपर स्टॉक्स में तो लगातार दमदार तेजी बनी हुई है। जेके पेपर भी ऐसा ही एक काउंटर है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस पर भी रखिए नज़र और 10% ऊपर इस समय ये स्टॉक दिख रहा है। आई थिंक पालविया साहब ने रिसेंटली इसको रेकमेंड भी किया था जहां तक एसपीएल मिड कैप्स का सवाल है, और आज एक बड़ी मूव आती हुई दिखिए। किरण जी जरा देखें, सोमवार को ही किया था। सोमवार को शॉर्ट टर्म पिक ग्रामीण, यस, वो टारगेट आ गए उनके। देखिए आज 10% की मूव सर आ जाती है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। किरण जी जरा देखें इसके चार्ट से।
मेरे पास वो चार्ट्स नहीं आ रहे दीप। क्यों? क्या हुआ? हाँ मिल गए सॉरी दीप तो छोड़ मत दिया करो। सर्च विंडो में कोई गलती हो गई थी शायद। हाँ पूछो मिल जाता दोबारा करके। हाँ अभी आप क्या, अच्छा सुमित जी आप देख लो। ऐसा नहीं, किरण जी देखो। अनिल जी 52 वीक हाई क्रॉस कर दिया इस स्टॉक ने, काफी शानदार चार्ट पैटर्न है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा डीप डाउन है, 980 का रहेगा और टारगेट्स के लिए अभी ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी खुल गई है, तो रेजिस्टेंस कोई है नहीं और कोई प्राइस पैटर्न भी नहीं है। ये है आपके लिए चार्ट्स पर आइए। शनिवार को HDFC बैंक के रिजल्ट है और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंपनी के रिजल्ट है और वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, जो ICICI की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वायदा कारोबार की भी है। इसके भी रिजल्ट आएंगे शनिवार को ही, तो एक बार जरा इसके भी नतीजों का अनुमान देख लिया जाए। अच्छा शनिवार को तो 2 रिजल्ट है, सोमवार को भी कोई बड़े रिजल्ट हैं? सोमवार को FNO में ऐसे कैश में एक बार सोमवार को नहीं है, उसके बाद माइंट्री है, माइंट्री 18 को माइंट्री है, माइंट्री है। उसके अलावा फिर नेस्ले वेस्ले 21 को है, नेस्ले 21 को। ACC और L&T इन्फोटेक ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को, ठीक है। तो पहले आप ICICI प्रू लाइफ के जरा नतीजों का अनुमान बताइए। ओके अनिल जी, तो लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे नतीजे, कुछ खास तो ऐसे तोड़फोड़ रहने वाले हैं नहीं। नेट प्रीमियम जो है इनकम वो करीब 1.5% के आसपास गिरेगी इस कंपनी की। जो AP है उसमें थोड़े बहुत आपको गिरावट देखने मिल सकती है, ऑलमोस्ट वो फ्लैट रहने वाले हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो है उसमें कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी, कुछ ये मान के चल रहे हैं कि फ्लैट रहेंगे, कुछ करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी के भी मान के चल रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 4% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हो सकती है। जो मार्जिन है न्यू बिजनेस के वो थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, 23.6% से बढ़ के करीब 25 या 26% के आसपास आएंगे। AUM ग्रोथ जो है वो 10 से 12% के आसपास रह सकती है। जो प्रीमियम्स में बढ़ोतरी हुई थी उसके कारण जो प्रोटेक्शन का कारोबार है वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी कम रहेगी। अब प्रोटेक्शन के कारोबार में अगर ग्रोथ कम रहेगी और यूलिप के कारोबार में ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो इसके चलते थोड़ा बहुत मार्जिन पे दबाव बन सकता है, ऐसे कुछ एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। बेस थोड़ा कम था प्रॉफिट का पिछले बार कुछ एडजस्टमेंट्स के चलते, इसके लिए आपको देखने मिलेगा इस बार मुनाफा जो है 62.5 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ के आसपास आ सकता है। हालांकि इसको लेके स्ट्रीट थोड़ी डिवाइडेड है, कुछ ये मान के चल रहे कि 100-150 करोड़ के आसपास का मुनाफा आएगा, तो कुछ 500 करोड़ के आसपास भी मान के चल रहे हैं। तो उसका अगर आप मीन निकालेंगे तो करीब 200-250 करोड़ के आसपास का मुनाफा हमने अनुमान लगाया है कि इसके आसपास आ सकता है। 200-250 करोड़ का मुनाफा इस पर आ सकता है। ऐसे प्रू वागले साहब जरा चार्ट्स पर भी एक बार देखें सर। दीपांशु काफी साइडवेज है, मुझे लगता है थोड़ा सा अराउंड 530 ऑन द डाउन साइड, 550 ऑन द अपसाइड, ये रेंज होगी, तो कोई क्लियर व्यू नहीं है। क्लियर व्यू नहीं है, एक रेंज में ही अटका हुआ है। देखते हैं यहाँ से और मूव अगर दिखा सकता है या नहीं। IDBI बैंक पर एक स्पाइक आया अभी थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट इस पर स्पाइक आते देखा है। बंसी जी IDBI बैंक देखें, अभी 2.5% का स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले, क्या चल रहा है सर इसमें? देखिए दीपांशु, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है। इनफैक्ट एक डबल सपोर्ट बना नीचे में 45.5 के अराउंड, तो 45.5 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय है। और यहाँ पर जो पहला टारगेट दीपांशु बैठता है वो बैठता है 49.30 से लेकर 50 का जोन जो है वो टारगेट जोन है। पॉजिटिव क्रॉसओवर है, IDBI बैंक पर खरीदारी की राय है। तो IDBI बैंक के पर खरीदारी की राय आपके लिए आ रही है इस समय। डेल्टा कॉप, ये भी इंटरेस्टिंग चार्ट है, कल तो बैन में था, नतीजों के बाद रिएक्शन भी था इसका, आज गिरा है, आज 3.5% डेल्टा कॉप, इनफैक्ट अब 3% नीचे दिख रहा है और डेज लो पर डेल्टा कॉप इस समय आते हुए दिखा है। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी बनी हुई है। नतीजे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, हालांकि हार्दिक साहब ने भी कहा लगभग एक ही महीना था जो फुल रीओपनिंग के साथ इन्होंने कारोबार किया। बट अब कैसी रहेगी डेल्टा कॉप की चार्ट, जरा इस पर भी एक राय ली जाए। शरद जी कवर करते हैं डेल्टा कॉप को सर? नहीं, मैंने चलिए एक चार्ट चेक जरूर लेंगे हिमांशु जी से। हिमांशु जी डेल्टा कॉप। हिमांशु जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपने जबरदस्त थर्मेक्स का चार्ट पॉपअप किया, बहुत ही शानदार वहां पर ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऑलमोस्ट इस डल बाजार में 10-11% ऊपर हो चुका है। तो मैं बिल्कुल बंसल जी की बात से मानता हूं कि आप जरूर छुपकर टेक्निकल्स देखते हैं चार्ट्स।
आओ एक दिन स्टूडियो में, पता चलेगा हम छुप छुप के क्या क्या काम करते हैं। हाँ सब आ जाओ आप। बहुत सारे लोग ऐसे इंस्पेक्शन करके गए एंकर बनने के नाम पे कि हमें एंकर बनना, आके देख के गए, फिर उनको लगा नहीं कोई फ़ायदा नहीं एंकर बनने में, मेहनत ज़्यादा है, काम ज़्यादा है और नाम कम है और सैलरी भी कम मिलती है, और जो आप जैसे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और जो टीवी पे आते हैं उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है आप जैसे एक्सपर्ट्स को। फिर ऐसा करके उन्होंने इरादा छोड़ दिया। हिमांशु जी कब आ रहे हैं? अनिल जी इधर बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही बोल बोल के हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों से। अच्छा जी, बंसल जी की विशेष टिप्पणी जी बताएं सर। अनिल जी मैं करेक्शन, अनिल जी मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि दीपांशु छुप के चार्ट देखते हैं। अनिल जी मैंने बोला है दीपांशु चार्ट देखते हैं। अब स्टूडियो में बैठ के चार्ट देख रहे हैं तो हिमांशु जी आप बिल्कुल वहां पे जाइए, स्टूडियो में जाइए, बैठिए, देखिए दीपांशु जी को चार्ट देखते हुए, वहां लंच कीजिए, इवनिंग में वो मैंगो शेक पीजिए, फिर आ जाइए। बस देख के आइए, दीपांशु जी चार्ट देखते हैं, छुप के नहीं देखते, खुला खुला देखते हैं। चलिए बढ़िया है, आइए जरूर, लेकिन स्वागत है आपका। 3-20 की स्ट्रेटजी कर ली जाए दीप। हाँ इससे पहले एक स्टॉक, हाँ एक दो कैश स्टॉक्स हैं हाँ वो देख लीजिए। हाँ बिल्कुल। जैकॉप, इसको जरा पुल अप करते हैं। जैकॉप में एक बड़ी मूव आ रही है, 13% ऊपर है। इससे ज्यादा बड़ी मूव रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा RIIL 20% का सर्किट है। सर ऐसा तो सुना नहीं कुछ आज नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में। यूजुअली जब उनकी खबर आती है तभी हम ऐसा मूव देखते हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक बार दोनों साथ में दिखाइए। एक 14% और एक 20% के सर्किट। 20% कौन सा? RIIL ये, और जैकॉप 14%। क्या बात है, अच्छा गजब एक्शन होता दिख रहा है। 135, 970 ये दोनों स्टॉक हमारे SIP स्टॉक रहे हैं। SIP स्टॉक रहे हैं। ओके, और ये काफ़ी अच्छा रनअप RIL में स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया रनअप हुआ है। जैकॉप भी 135-36, तो ये तो 20% ऊपर है, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। सुमित जी 135 वाला आप ही देखिए, जैकॉप टारगेट्स क्या रखे जाए? अनिल जी दीपांशु बोल रहे हैं कि कुछ न्यूज नहीं आई, तो न्यूज तो आएगी, चार्ट पे पहले आता है, न्यूज बाद में आती है। तो अब जहां तक ये दोनों स्टॉक का सवाल है, दोनों के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। जैकॉर्प के अंदर और यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा होने पे स्टॉक के अंदर अगले हफ्ते में 150 रुपए तक का मूव जैकॉर्प में देखने को मिल सकता है। 135 के ऊपर 145 से 150 तक का मूव जैकॉर्प में देखने को मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ दीप एक और स्टॉक ढूंढे, लैंड बैंक वाले कोई पॉलिसी गई, ऐसा तो नहीं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बात तो नहीं की? वो मोनेटाइजेशन, वो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी में उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ टारगेट हिट हुआ है। ये भी पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेजी से एकदम BF यूटिलिटीज दिखाई, एकदम बुर्ज खलीफा बन रहा है। ये देखो, माय गॉड, ये भी स्टॉक वैसा ही है जहाँ लैंड बैंक है, तीनों ही लैंड बैंक वाले स्टॉक हैं। BF यूटिलिटीज तो सिमीजी चाहिए इस स्टॉक के लिए, तो चार्ट देख लेंगे, लेकिन सिमीजी नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रिय कुणाल जी कुणाल जी BF यूटिलिटीज में सिमीजी के बिहाफ पे आपको चार्ट देखने। बाप रे। अनिल जी चार्ट बहुत शानदार है, कोई डाउट नहीं। जी बताएं। बहुत जबरदस्त चार्ट है अनिल जी। नीचे के लेवल्स पर एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं अनिल जी। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और मुझे 435 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रही है, तो अनिल जी बिल्कुल बाय करके चल रहा है, क्योंकि अनिल जी सिमी जी कभी सेल कॉल देती नहीं है, तो उनके बिहाफ में अनिल जी बाय कॉल है मेरी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है स्टॉक्स, क्या कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, और जबरदस्त सेक्शन में देखो 8-9% ये भी ऊपर हो गया। कुछ तो हो रहा है, या तो ये देखना पड़ेगा इसमें आज कुछ आया है क्या? एक स्टेटमेंट था मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में, NMP 88,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया FY22, बट आई डोंट थिंक इसका प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ होना चाहिए। तो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन तो यूजुअली तो सरकारी एसेट्स से, तो आई डोंट थिंक इसका प्राइवेट प्लेयर्स पर कोई एक सरकार ने स्टेडियम बना रखा है, उस स्टेडियम को किराए पे देंगे, एग्जैक्टली, है ना, वो उस तरह वाला मामला, लॉन्ग टर्म लीज पे, या रेलवे स्टेशन की कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, या कोई ट्रेन किराए पे दे दी, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जो सरकारी एसेट्स जो पूरी यूज़ नहीं हो रही है, उनको किराए पे दिया जाएगा। पर आई डोंट थिंक उसका इन कंपनीज पर इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये कोई और वजह से बढ़ रहा शायद कुछ और, या फिर कोई और ऐलान भी हो सकता है। लेट्स सी, चलिए नजर रखेंगे, खबर लाने की कोशिश करेंगे, फिर तब तक 3-20 फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है।
अनिल जी, हल्का सा दबाव हमारे बाजार पर भी है और थोड़ा ऊपर से डाउ फ्यूचर्स भी फिसले हैं। जब हम बात कर रहे थे तो 180 पॉइंट ऊपर थे, अब 110 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1% ऑलमोस्ट ऊपर थे, वहाँ से थोड़े से फिसले। ऐसा कोई बड़ी मूव नहीं आई है, बट हल्के सा दबाव आए। यूरोप के बाजार अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। 1 घंटा पहले यूरोप के बाजार पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। कच्चा तेल 105 के आसपास है, तो थोड़ा ग्लोबल बाजार ऊपर से नीचे आए, हमारे बाजार थोड़ी सुस्ती के मूड में है। लंबे वीकेंड से पहले क्या करके जाना है सर? आराम नहीं, आज क्लोजिंग मजेदार नहीं है ना, जैसी चाहिए वैसी है नहीं। 17,500 के आसपास से इसके नीचे की क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है। मतलब 17,500 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, लग रहा है उसके नीचे ही आएगी। 10-20 पॉइंट ही आए तो फिर हम क्यों 4 दिन के लिए फिर रिस्क रखें, सोमवार को जाने दीजिए। बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास ही आएगी, हल्की सी नीचे आएगी क्लोजिंग। तो बहुत अच्छी क्लोजिंग यहाँ भी नहीं है। 7-8 दिनों के लोअर लेवल पे क्लोजिंग आ रही, बहुत रेंज तोड़ के एकदम गंदा बंद हो रहा है, वैसा नहीं हो। ऐसी जगह बंद हो रहे हैं दोनों जो आपको 4 दिन तक के लिए कंफ्यूज रखेंगे सोमवार को कहाँ खुलेंगे। तो इसलिए नई पोजीशन तेजी की तो नहीं बनानी है, ये क्लियर कट है। अगर है पोजीशन उसको आप पुट के साथ होल्ड कर लीजिए, शॉर्ट हैं तो कॉल के साथ होल्ड हेज कर लीजिए, माफ कीजिएगा, हेजिंग करके अपनी पोजीशन रखें। फ्रेश पोजीशन जो भी बनानी सोमवार को जो है आप उसको हेज करके चले, बस सिंपल। ठीक है, तो जो पोजीशन है उसी को हेज करके नया मत बनाइए, नया कुछ मत करिए। ठीक है, क्लोजिंग उतनी शानदार नया ऐसा नहीं कि लॉन्ग नहीं बनाना है, शॉर्ट भी नहीं बनाना है, शॉर्ट भी नहीं बनाना है। दोनों नया बनाने का वक्त नहीं है, ये सोमवार को देखा जाएगा। बिल्कुल, और हमने देखा भी है पिछले 1 घंटे से बहुत ही सीमित दायरे में बाजार कारोबार कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश करता है पर उसमें सफल नहीं रह पा रहा है बाजार। चलिए, ये है आज के लिए आपका सेटअप। L&T इन्फोटेक का, जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इस पर एक शार्प अप मूव आया है। इनफैक्ट फ्रेश खरीदारी आ रही है। आई थिंक अगले हफ्ते इसके नतीजे भी हैं। सचिन जी जरा देखें, L&T इन्फोटेक बढ़िया मूव आ रही है इस समय सर। जी दीपांशु, इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ने स्विंग किया है, वहाँ से ये मूव अनलॉक हुई है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी डिसाइसिव मूव अगले हफ्ते नज़र आ सकती है काउंटर में। तो 6400 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। एंड स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है यहाँ से अराउंड 5880 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस, बट टारगेट भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब इसमें मूव्स अनलॉक होते हैं तो काफ़ी समय तक यहाँ पर एक सस्टेन्ड ट्रेंड नज़र आती है। सो दायरे के नीचे से रिवर्सल हुआ है, तो मुझे लग रहा है 6400 जो इसका अपर बाउंड है, वहाँ तक तो ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक, जहां पर आपको रखनी है नज़र। थर्मैक्स थोड़ी देर पहले 8% ऊपर हमें दिख रहा था, उससे पहले जब शो के शुरुआत में हमने बात करी थी 4% ऊपर था, अब 16% ऊपर आपको थर्मैक्स दिख रहा है। बहुत ही बड़ी मूव इस पर आती हुई दिखी है। 500 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर जीता है, बट उसके बाद ज़बरदस्त एक्शन आया। मोदी जी के भी रेडार पर था, 2300 के इन्होंने मोदी जी ने टारगेट दिए थे जो हिट होते हुए दिखे हैं। अब यहाँ से और बड़ी मूव के लिए थर्मैक्स तैयार हो रहा है। शरद जी, रेडार पर है थर्मैक्स, रिसेंटली एक बड़ी मूव आई है, ग्रीन हाइड्रोजन की अपॉर्चुनिटी है, कुछ अच्छे ऑर्डर्स भी मिले, बट ऐसी अप मूव सर? मैं देख रहा था तो FY24 के नंबर्स पे तो फिर भी ठीक लग रहा है, क्योंकि 23-24 ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इनकी अर्निंग्स में। और मेरे हिसाब से ये पूरी थीम कुछ तो हाइड्रोजन जैसा आपने बोला उसकी वजह से एक सेंटिमेंट बूस्टर है, प्लस कैपेक्स साइकिल अगर रिवाइव होता है तो इन सबको फ़ायदा होना चाहिए। बट इन वैल्यूएशंस पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा अपसाइड बचती है। तो इन वैल्यूएशन पे ज़्यादा अपसाइड नहीं बचती है, बट डेफिनेटली नज़र रखिए थर्मैक्स पर जहाँ तक मूव आती हुई दिख रही है। आइए, सुमित जी हैं और वो दे रहे हैं कैश का ऑप्शन। सुमित जी बताएं। इसका ऑप्शन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। जो स्टॉक मेरे को यहाँ पे वीक लग रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प। 2280 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर यहाँ से बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसके लिए हीरो मोटोकॉर्प के अंदर यहाँ पे 2280 वाला पुट जो कि अभी 47-48 के पास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है और जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिल रही है ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहां से और दबाव दिखा सकता है, जिसके अंदर 2240 से लेके 2200 रुपए तक के लेवल हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा होने पे हीरो मोटोकॉर्प का 2280 वाला पुट 60 रुपए से लेके 75 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। 36 रुपए के स्टॉप लॉस से हीरो मोटोकॉर्प के 2280 के पुट में खरीदारी करनी है। 60 रुपए से लेके 75 रुपए के टारगेट 2280 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें हीरो मोटोकॉर्प का 2280 का पुट। तो खरीदारी करके जाएं हीरो मोटोकॉर्प 2280 का पुट। ये स्टॉक फिर से कमजोर होते दिख रहा है, कमजोर ये बाजार रहा है और क्लोजिंग पर थोड़ा और फिसलते हुए दिख रहा है। डेज लो के करीब क्लोजिंग के लिए हम जा रहे हैं।
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज की कमजोरी का एक बार फिर से HDFC ट्विंस की तरफ से ही आते हुए दिखा है। HDFC और HDFC बैंक दोनों 2% लुढ़के हैं। साथ ही कोटक बैंक में आज आपने कमजोरी देखी है। एक्सिस बैंक भी सुस्त था। इसके साथ मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, इन दोनों ऑटो काउंटर्स में वीकनेस देखी। आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प दोनों टू व्हीलर स्टॉक्स भी फिसले थे। TCS कल तो नतीजों के बाद रिएक्शन नहीं था, आज जरूर थोड़ा सुस्त आपको दिखा। HCL टेक में भी आपने कमजोरी देखी। इन्फोसिस ने भी नतीजों से पहले कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिखाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी गिरते हुए ही आपको दिखा। तो इन दिग्गजों की वजह से बाजार में प्रेशर था। ONGC तेल के रिबाउंड की वजह से इसमें अच्छी खरीदारी रही, 3% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स 2.5% ऊपर। UPL, सन फार्मा, ITC, SBI, HUL, NTPC, L&T, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, M&M, टाटा कंज्यूमर और साथ ही ग्रासिम, डिवीज लैब, यहाँ पर भी हल्की फुल्की आपने खरीदारी देखी। बट ओवरऑल हैवी वेट्स में गिरावट की वजह से बाजार आज संभल नहीं पाए। वायदा कारोबार की तरफ आइए। अच्छी मूव आई थी चंबल फर्टिलाइजर में 4% ऊपर। IGL किरण जी बात कर रहे थे 390, 3% ऊपर। अंबुजा सीमेंट लगातार दूसरे दिन अच्छी खरीदारी रही। L&T इन्फोटेक पर अभी एक स्पाइक आया। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में भी खरीदारी रखी। तो मिड कैप IT में चुनिंदा काउंटर्स में आज आपने टुवर्ड्स क्लोज खरीदारी देखी है। इसके अलावा BEL बढ़िया रन इसका कंटिन्यू कर रहा है। वेदांता में खरीदारी आपको दिखी। JSW स्टील, मैक्स फाइनेंशियल, कोरोमंडल, दालमिया भारत, IOC, लॉरस लैब्स, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर लाल, हैवेल्स और MGL, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर पॉजिटिविटी थी। कैनफिन होम्स 4% नीचे। बलरामपुर चीनी 3.5% नीचे। इंडिया मार्ट बड़े रन के बाद आज फिसला। डेल्टा कॉप वायदा कारोबार के बैन से बाहर आने के बाद आज फिसला है। गोदरेज कंज्यूमर, वोडाफोन, इंटरग्लोब एविएशन, सन टीवी, PI इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, ट्रेंट, वर्लपूल और अतुल लिमिटेड कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपने वीकनेस देखी है। आज की नई लिस्टिंग हरिओम पाइप्स, लिस्टिंग के दिन शानदार प्रदर्शन, अच्छे प्रीमियम पर हुई लिस्ट और उसके बाद अपर सर्किट लगा जो 5% लिस्टिंग प्राइस से लगता है। तो इशू प्राइस से देखें तो लगभग 51% के गेन के साथ ये बंद होते हुए दिखा। वेरांडा लर्निंग पर भी आज आपने अपर सर्किट दिखा। BSE, NSE दोनों पर, NSE पर 144, BSE पर 171 और कई सारे और कैश स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खरीदारी देखी। RIIL और जैकॉ इन दोनों में भी बड़ा उछाल आया। बट ओवरऑल अनिल जी इंडेक्स पर स्टॉक 20% के ऊपर सर्किट पर, जैन साहब का जेम्स, वर्धमान एक्रिलिक्स, अरे वाह, वो भी 20% ऊपर जाकर बंद हुआ है आज के सेशन में। गजब का एक्शन यहाँ पर भी होता दिखा। हरिओम पाइप का असर अपोलो पाइप्स पे भी दिख रहा है। 16% अपोलो पाइप ऊपर है जी। और शेषाशाही पेपर किसने रिकमेंड किया था? सचिन जी ने अभी थोड़ी देर पहले। सचिन जी ने अभी सुबह अभी किया था। अरे अभी तो किया था। शेषाशाही पेपर भी सचिन जी का कमाल करता हुआ दिख रहा है। 12% ये भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं यहाँ पर तगड़ी एक्शन खरीदारी की आज के सेशन में होती हुई। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। स्कूलों ने फीस में काफ़ी बढ़ोतरी की है और इससे पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में प्राइवेट स्कूल्स ने 10 से 20% फीस बढ़ाई है या फिर बढ़ाने की तैयारी में। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इससे भी ज़्यादा फीस बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि इतनी, इससे ज़्यादा भी बढ़ रही है। तो आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि निजी स्कूलों की फ़ीस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों जायज़ है, और फीस की बढ़ोतरी को लेकर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे कुछ जाने माने मेहमान और हर्षित मिश्रा साहब होंगे डेप्यूटी एडवाइज़र नीति आयोग जो शिक्षा का मामला देखते हैं वो, और होंगे हमारे साथ अपराजिता जी गौतम, प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, और संजय राव पाटिल साहब होंगे फाउंडर प्रेसिडेंट मेस्टा के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आज के सेशन में। तो आपको फीस की टीस, ये है हमारा टॉपिक जिस पर आपको आज शाम का ये शो मिलेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज से बनाते हैं कि कोई एक खास टारगेट आपका कि ये करना है, जैसे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है या 5 साल बाद आपको कोई ऐसे पैसे वैसे चाहिए या कुछ भी इस तरह की जो प्लानिंग हो आपकी, इस तरह के आपको जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करने हैं, टारगेट इन्वेस्टमेंट करने हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड का। क्या है ये फंड और रिटायरमेंट के लक्ष्यों को पाने के लिए किस तरह से ये फंड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इस पर हमारा आज खास शो है मनी गुरु। रिटायरमेंट का गोल ओरिएंटेड सॉल्यूशन। हमारे साथ होंगे ऑप्टिमा मनी के पंकज मठवाल साहब। अब छात्र एक साथ फुल टाइम 2-2 डिग्री ले पाएंगे। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी देशों में पहले से 2 डिग्री प्रोग्राम लागू है। भारत में भी इसकी मांग पहले से उठ रही थी। ऐसे में यूजीसी ने कुछ शर्तों के साथ फुल टाइम डिग्री को मान्यता दे दी है, यानी कि डबल डिग्री। छात्रों के लिए कितना फ़ायदेमंद है या उन पर डालेगा दबाव, इंडिया 360 डिग्री में करेंगे हम इसी पर बातचीत।
डबल डिग्री का डबल फायदा या डबल नुकसान है, तो डबल है, फायदा है या नुकसान, रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी। इसके अलावा और जो कुछ भी एक्शन होंगे वो भी हम आपको बताएंगे इसी स्टोरी में। 17,475 55 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी की समाप्ति। बैंक निफ्टी 37,500 से थोड़ा सा नीचे 37,463 284 अंकों के नुकसान के साथ समाप्ति। और सेंसेक्स 237 अंक नीचे बंद होता हुआ। तो क्लोजिंग में आखिरी आधे घंटे में 3 बजे तक तो होल्ड हुआ, लेकिन 3 बजे के बाद थोड़ा सा नुकसान होना शुरू हुआ, क्योंकि अहम लेवल 17,500 को टिक नहीं पाया और 37,700 के ऊपर बैंक निफ्टी भी टिक नहीं पाया, तो हल्की फुल्की कमजोरी वहाँ से आती हुई। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, देखो सुमित जी की मुस्कान देखो। सुमित 4 दिन ऑफिस का भी और कोई काम नहीं है आपको? नहीं जी, कंप्लीट छुट्टी है। फोटो डालेंगे सुमित जी। हाँ हाँ जी जी, कुणाल जी बोलिए। अनिल जी कहाँ जा रहे हैं आप अनिल जी 4 दिनों के लिए? या घर जाएंगे, ट्विटर पे जब फोटो आएंगी तभी पता लगेगा। शो खत्म करते ही घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, बाकी तो अगर कोई ऐसा मौका मिला तो फोटो जरूर डालेंगे, उसमें क्या है, वो तो कहीं जाए ना जाए, फोटो तो कभी भी आ सकती है, तो इंतजार कीजिए फोटो का। सुमित जी और विश्वेश जी तो वो तो गारंटी है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? सुमित जी की तो आएगी, वो तो कहने की बात ही नहीं, फोटो आएंगी, नहीं तो एक कार कोई कविता आएगी। हिमांशु जी भी तैयार है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहे सर। चलो, और किरण जी, सचिन जी और शरद जी और हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस लॉन्ग वीकेंड, एंजॉय करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।